अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और आज जो मैं आपसे बात करूंगी वो थोड़ी सी बात ऐसी है कि आपके अपने मुतालिक है, और वो इस तरह से कि हम हर एक में बुराइयां तलाश कर रहे होते हैं, हर एक में उसके नुक्स तलाश कर रहे होते हैं। कभी किसी ने इंसान के अंदर उसकी अच्छाई तलाश करने की कोशिश की। हम खुद बड़े सेल्फिश होते हैं, बड़े खुद गर्ज हैं, अपने अंदर हर अच्छाई ढूंढते। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं तो झूठ नहीं बोलता, या मैं तो झूठ नहीं बोलती, या मैं तो किसी के साथ कोई बुराई नहीं करती हूँ। नहीं, मैंने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं। इंसान मैं इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बकरी लगने लगता है। खैर, बकरा जा चुकी है तो बकरी लगने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए इंसान को। अगर आपको किसी में कोई भी बुराई नजर आती है तो उस बुराई को छुपाएं, जरूरी है आपके लिए। क्योंकि देखें तो हमारे दीन से भी रिलेटेड बात होती है कि किसी की ना बुराई करनी चाहिए, ना किसी को बुरे अलकाब से पुकारना चाहिए, ना किसी के अंदर नुक्स ढूंढने चाहिए, हर एक में अच्छाई देखनी चाहिए। मैंने तो अपने इस शो के जरिए ऑनेस्टली मैं ये बात कहती हूँ, मुझे बहुत से फायदे हुए हैं अपना खुद को ये शो करने के लिए। शायद मेरी पर्सनैलिटी, मेरे यहाँ पे सारे जितने मेरे टीम मेंबर्स हैं वो भी इस बात के गवाह होंगे कि मेरे अपने अंदर जब मैं आई थी बड़ी अग्रेसिव होती थी, थोड़ा सा गुस्सा भी कर लेती थी, हल्की फुल्की नोक चोक भी हो जाती थी। लेकिन अब आई ट्राई के टू कीप माय माउथ शट। वो इसलिए कि इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर तब्दीली लेकर, अल्लाह ने हमें इतना अच्छा बनाया, इतना जबरदस्त हमें बनाया, हमें तो अपने अंदर खूबियां तलाश करनी चाहिए। अपने अंदर क्या, दूसरे के अंदर भी करनी चाहिए। और अगर किसी में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये कि मैं अपने जाके किसी दोस्त से डिस्कस करूं, किसी फलाने बंदे को जाके कुछ कहूं, इससे बेहतर ये कि मैं उसको जाके आराम से बोलूं, उसी शख्स को कि भाई आपने ये प्रॉब्लम है, जरा सी अगर देख लो समझ आती है, बेहतर लगता है तो ठीक है, आप समझ लो कि सही बात नहीं है। अगर लगता है वो अपने चेंज कर सकते हो तो चेंज कर लो, नहीं लगता तो मत करो चेंज। लेकिन एक बता दो जिस तरह कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत तेज बोल रहे होते हैं, या उनके अंदर अक्सर ये आ जाती है बात कि वो क्या क्या बोल देते हैं, उनको समझ नहीं आता। तो उनके लिए बेहतर, एक दोस्त थी तो मैंने कहा यार थोड़ा सा तुम पहले तोला करो फिर बोला करो, इससे पहले कि कोई हर्ट हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि सोचो, बोलो और फिर बोलो। तो बहुत जल्दी आप किसी से कोई बात कर जाए, किसी की दिल आजारी ना हो, या इतनी जल्दी बात कर जाए कि किसी को समझ ना आए, तो आपने अगले को जरूर बात बतानी है ये। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि घर पे अक्सर फैमिलीज होती हैं, जिससे सास या बहू की बात आती है, बड़ी प्रोमिनेंट बात है, इसलिए मैं इसको जरूर बीच में लेकर आती हूँ। तो आपने ये देखना है कि आप अगर बहू जो है वो आपके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है या आप अच्छा सलूक कर भी है लेकिन हमेशा उसकी नेगेटिविटी नजर आ रही है, तो बेहतर ये कि उसके अंदर खूबी तलाश करें। और अगर नहीं भी अच्छी है तो भी खूबी तलाश करें। आप उसके लिए बोले नहीं मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू ने कभी कोई ऐसी मेरे से लड़ाई नहीं की, कभी कोई गलत बात नहीं की है। तो हर चीज में अच्छी बात करना जरूरी है। उसकी अच्छाई ढूंढे, उसके अंदर जो भलाई है वो ढूंढे, वो देखे कि उस शख्स ने कभी आपके साथ कोई अच्छा बर्ताव किया हो, या नहीं भी किया तो उसके अब ये देखिए वो किसी और के साथ कैसा अच्छा बर्ताव करता है। तो हर चीज में आपने ये देखना है कि वो किस तरह से आपके साथ अच्छा बर्ताव करे। हर चीज में आपने ये देखना है किस तरह उसके अंदर कौन कौन सी अच्छाई हैं। एक और मिसाल ये देती हूँ, अक्सर दो दोस्तों में लड़ाइयां हो जाती हैं। अच्छा, अभी होता है उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे तो बुराई की, उसने मेरी बुराइयां की हैं, वो तो नेचर वाइज अच्छा नहीं है, उसके अंदर ये बुराई वो बुराई। आप सब कुछ भूल जाए, कहीं से कोई एक अच्छाई आप उसकी ढूंढें और लोगों में भी वो अच्छाई उसकी बताएं। तो आप ये देखें कि वो दोस्त आपके साथ कभी भी दुश्मनी नहीं करेगा, और उस शख्स से किनारा कशी कर लें, क्योंकि आपको पता वो आपके साथ अच्छा नहीं है तो उससे आप दूर है, क्योंकि ऐसे दोस्त तो दोस्त होते ही नहीं है। तो सिर्फ आपके साथ एक ह्यूमन है जो साथ है बस। तो फिर आप उसको दोस्त ना बनाएं, आप उसे ऐसा इंसानियत ही लें। ठीक है, चलें अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और अच्छी बातें आपको बताएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन। अब हम थोड़ी बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर कि हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी, दीन के हिसाब से क्या क्या जिम्मेदारी है। उससे पहले मैं आपको सवाल भी बता देती हूँ, और जो कल का भी सवाल था उसका जवाब हम आपको अगले सेगमेंट में बताएंगे। लेकिन सवाल जो अभी गोल्डन पर्ल का वो भी आप सुन लीजिएगा, साथ साथ जवाब भी दे सकते हैं, साथ साथ हमारे टॉपिक के हवाले से आप सवाल कर भी सकते हैं। तो आप सवाल सुन लीजिए। सवाल है, सादत अली हसन मंटो के पहले नावल का नाम बताइए। तो आपने उनके पहले नावल का नाम बताना है। देखिए, आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, आप कॉल कीजिए, एक दूसरे से पूछिए, नेट पर जाएं,
गूगल से जाके सर्च करें, आपको जवाब मिलेगा। और ये सिर्फ इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको जराए भी बता देती हूँ, क्योंकि इस तरह से मुश्किल सवाल होता है तो इट रियली डजंट मैटर, आप जवाब दे सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ कहाँ आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी कौन कौन सी होती है और दीन के हिसाब से इसको हम कैसे लेकर चलेंगे। हमारे साथ रूबी बाजी मौजूद है जो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रूबी बाजी, कैसे आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम जिम्मेदारियों की बात करें तो पहले तो ये कि इसका इस्लाम के हिसाब से इसके कॉन्सेप्ट को जरा क्लियर करें। जी, इसमें नाज़िया एक तो ये है कि एक हदीस है जो बहुत इसको क्लियरली डिफाइन करती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर शख्स निगरान है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। तो आप देखिए कि जो भी किसी इंसान का सर्कल है उसके हवाले से जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी पूछ होगी, और क्या पूछ होगी कि उसको कितना सही तरीके से अदा किया और उसमें कितनी कोताही हुई। एक और सूरह तहरीम में आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि ए लोगों जो ईमान लाए हो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। अच्छा। तो जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक इंडिविजुअल की वो ये है कि आखिरत के खसारे से खुद को बचाना। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या घरेलू हो सकती हैं, क्या ये ऑफिस की हो सकती हैं, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज इवन हम जो गाड़ी चला रहे हैं ये उस वक्त भी, क्या ये हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है? इसमें आप देखिए कि दीन हमारी मुश्किल ये हो गई है कि हमने दीन को दुनिया से अलग कर दिया। इस वजह से हमने वो डिवाइड कर दिया और हम क्लियरली उस पर अमल नहीं कर पाते, क्योंकि हम कहते हैं ये तो दुनिया का काम है और ये दीन का काम है। हालांकि दीन जो है वो हमें दुनिया ही को बेहतरीन तरीके से गुजारने का तरीका सिखाता है। ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, क्योंकि दीन भी तो अल्लाह ने दिया और दुनिया भी अल्लाह ने बनाई है ना। तो इस हवाले से तो इसमें आप देखिए कि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ये आती है कि इंसान अपने आप को भी, अपनी भी फिक्र करे, अपनी ईमान की हालत है, अपनी अखलाक की हालत क्या जा रही है हमारी। इसी तरह सिर्फ अपने नहीं फिक्र करनी बल्कि अपने घर वालों की भी फिक्र करनी है कि उनका क्या लेवल है, उनका ईमान का क्या लेवल है, उनका अखलाक कैसा है। तो एक कांस्टेंट चेक है जो रखना है अपनी जात के ऊपर भी, और आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं आपके अंदर साथ जो इन्वॉल्व हैं, आपका जो सर्कल है उसमें भी हमें उसकी भी फिक्र करनी है। अच्छा, अभी अगर बात करें कि जिम्मेदारी पूरा करना, अब इन जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करना, क्या इसको आगे कैसे लेकर चलें? इसमें आप देखें कि जिम्मेदारी की जो अदायगी की जो बात हम करते हैं कि वो कैसे हम अदा की जाएंगी। तो इसमें तो जैसे अभी हमने बात की कि जो जिम्मेदारी डाल दी जाती है तो फिर इसका मतलब है कि उसको पूरा भी किया जाएगा और उसकी जवाबदेही भी होगी। अब मसलन आप देखें कोई शख्स जो है वो हमारे सर के ऊपर खड़ा हुआ है, हमें पूछ रहा है, हमें वॉच कर रहा है, हमें कॉन्स्टेंटली हमें मॉनिटर कर रहा है, तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो इधर उधर हो गया हम सब काम छोड़ के बैठ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि चाहे कोई आपको पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, चाहे जवाबदेही है या नहीं, आप अपने खुद ही बॉस क्यों ना हो, सबसे हायर पोजीशन आपकी हो, कोई नहीं आपको देख रहा, लेकिन उस वक्त भी आप सही काम करें। इसी तरह कोई आपको एक्नॉलेज कर रहा है, रिवॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है नहीं कर रहा, उस हर सूरत में हमें ये देखना है कि जो काम मेरा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको अदा करूं। अच्छा। अब इसमें आप देखें कि लोग अमूमन क्या करते हैं कि वक्त जो है वक्त को टाल मटोल से काम लेते हैं, उसको कामों को पेंडिंग में डालते हैं, आज का काम कल के ऊपर डाल दिया, फिर उसको नहीं किया। तो ये सारी चीजें जिम्मेदारी के खिलाफ जाती हैं और ईमान की कमजोरी भी हैं। और आप देखें कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जो अप्रूव भी हो जाते हैं, जिनकी प्लानिंग भी हो जाती है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का वक्त आता है तो वो होके नहीं देती, बिल्कुल उसको भूल जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? वही लैक ऑफ कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और लैक ऑफ कमिटमेंट जो है वो अगर हमारे देखें तो ऑल ओवर हमारी सोसाइटी में ये चीज नजर हमें आती है। बिल्कुल हर जगह पर, चाहे वो घर हो, अगेन वही ऑफिस हो, चाहे वो चलते फिरते, इवन जो पैदल चलने वाला है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गाड़ी चलाने वाला है उसकी अपनी, जो बस चलाने वाला है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और ये चीज भी आती है कि अक्सर लोग जिस आज का काम कहते हैं ना कि कल छोड़ देंगे, चले कल,
ये कहते हैं ना कि आज का काम आज करना, बिल्कुल, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही आ जाता है। बिल्कुल, और ये इस काम की खूबसूरती भी उसी वक्त होती है कि उसी वक्त अदा किया। अब आप देखें ना कि इसमें मसलन कि जॉब के लिए अगर मसलन लोग जाते हैं, कहीं पे भी कोई भी जॉब है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, कहीं ड्राइविंग के लिए कहीं पे भी आप जाएं, तो क्या होता है कि बात हो जाती है, कमिटमेंट हो जाती है कि ज्वाइन कर लेंगे। अगले दिन क्या होता है, दे नेवर शो अप, वो कोई पता ही नहीं होता। ये बहुत अहम बात होती है और अक्सर औकात इंसान जो वो समझता है कि छोड़ो क्या जरूरत है, बहुत से मिस कमिटमेंट्स होते हैं जो नहीं करने चाहिए। तो अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कॉलर से भी बात करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद। सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर, जिम्मेदारियों पर, कि हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है। अब ये भी हम जानेंगे। कॉलर आई थिंक हमारे साथ, तो उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ कौन है? वालेकुम अस्सलाम। आई एम मिसेस फारूक। मिसेस फारूक हमारी बहुत अच्छी दोस्त। पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन आपकी आवाज जो है वो आपका साथ नहीं दे पा रही है। कोई बात नहीं यार, कभी कभी एहसास होना चाहिए इस बात का भी कि आवाज अच्छी नहीं तो कदर आएगी मुझे आवाज की अपनी। बिल्कुल, लेकिन है कि आप उसका थोड़ा सा कहवा पी लें, सुनो, अदरक का। और मिसेस फारूक, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने हर तरह का टोटका आजमा लिया है। अब एक लास्ट टोटका रह गया, उस टोटके से नींद बहुत आती है। वो एक दवाई है, वो खाएं तो नींद बहुत आती है। तो मैं या तो आप नाजिया गुड़ वाले चावल खाएंगी ना, उससे भी ठीक हो जाएगा। हाँ, वो गुड़ का मैंने सुना हुआ है। चलिए उस पर बात करेंगे। खैर, अभी आप सवाल का जवाब देंगे हमें गोल्डन पर्ल का? सवाल प्लीज रिपीट कीजिएगा। सवाल है, सादत हसन मंटो के पहले नॉवल का नाम बताइए। ये तो मैं अभी, मुझे याद भी था, मैं एकदम मेरे जहन से निकल कोई बात नहीं, गूगल पर दोबारा जाना चेक करना। अच्छा, आज के हमारे जो टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां। कोई इस हवाले से आपको सवाल करेंगे। रूबी बाजी हमारे साथ मौजूद है। प्लीज दोबारा कीजिएगा, आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर जिम्मेदारियों पर? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि लेडीज तो अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाती हैं। बाद जगह ऐसा देखा जाता है कि जेंट्स जो हैं वो बच्चों के मामले में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाते। तो मैं ये चाहूंगी कि वो ये बताएं कि उनके लिए क्या कहा जाए कि वो घर पे उनकी कितनी जिम्मेदारी है। चले ठीक है, अभी हम तमाशा, सॉरी मुझे नाम याद आ गया, नाजिया तमाशा है। तमाशा, अच्छा चले, सही, ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये जो उन्होंने बात कही है, अब ये मैं हमें वही किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये वो आ जाते हैं उसी पर। पहले हम पूरी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर कर लेते हैं। ठीक है, कि यानी हर इंसान के ऊपर अगर हम देखें तो किसी भी इंसान के ऊपर दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और एक उसमें ये है कि अल्लाह के हुकूक हैं और दूसरे बंदों के हुकूक हैं। सही है। अल्लाह के हुकूक में आप देखें सबसे पहली चीज नमाज आ जाती है, कि जो पिलर ऑफ इस्लाम है। आप देखें ना कि एक बिल्डिंग अगर उसके पिलर्स में से कोई पिलर गिर जाए तो वो बिल्डिंग नहीं सर्वाइव कर सकती, गिर जाती है। तो इसी तरह इस्लाम का पिलर जो है, एक वन ऑफ द पिलर्स जो है वो नमाज है। तो उसको देखना है कि अल्लाह ताला ने 5 नमाजें रखी हैं, तो उसमें से हम कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, कितनी कज़ा कर रहे हैं, फिर हमारी नमाजों की क्वालिटीज क्या है, क्वालिटी क्या है। तो इस सब को मेंटेन करना, इस सब को मॉनिटर करना जो है, ये हर इंसान की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह ज़कात है कि उसको कितनी प्रॉपरली कैलकुलेट किया, उसको अदा कर रहे हैं नहीं, क्योंकि उसकी पूछ भी आपसे होगी। इसी तरह नमाज की पूछ भी, हिसाब भी आपको देना होगा। मरने के बाद सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर वो सही निकली तो आगे की मंजिलें आसान, वो अगर सही ना निकली तो आगे मुश्किलें। तो ये तो बंदों अल्लाह के हवाले से हो गए। फिर इसी तरह आप देखिए कि बंदों के हवाले से हुकूक हैं, जैसे अभी बात की मिसेस फारूक ने भी कि जैसे हस्बैंड्स के अपने हुकूक हैं, इसी तरह बीवी के अपने हुकूक हैं, बच्चों के अपने हुकूक हैं, फिर हमसायों के हुकूक हैं, वालिदैन के हुकूक हैं, जो आपके अंडर मातहत काम कर रहे हैं उनके अपने हुकूक हैं, फिर अगर एज ए नेशन देखें तो रियाया के अपने हुकूक हैं। तो जो जिसका अपना सर्कल है उसके हवाले से जो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसके बारे में पूछ होगी कि वो जिम्मेदारी कितनी अदा की।
और फिर आप देखिए कि अगर उसमें कोई कोताही कर रहा है, सुस्ती कर रहा है, उसको प्रॉपरली नहीं अदा कर रहा, तो कोई इंसान इसको जज नहीं कर सकता। इंसान खुद ही अपने आप को देखता है कि वो इसमें कितनी कमी कोताही कर रहा है। और यही वो चीज है जो इस्लाम इंसान के अंदर पैदा करता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इंसान काम सही क्यों करता है कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है। क्योंकि बंदों को तो इंसान सेटिस्फाई कर लेगा, लेकिन जो अपने अंदर ज़मीर नाम की चीज है, जो घंटी बजती है, वो इंसान उसको नहीं चुप करा सकता। जहाँ पर तीनों दुनिया की बात आती है, वहां पर ये भी बात आती है कि जो ह्यूमन अपनी सही रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करता है, वो अल्लाह ने जो अहकाम दिए वो उन्हीं से रिलेटेड होता है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पर किसी एक का भी हक, जिस तरह अगर हस्बैंड सिर्फ अपनी वाइफ को खुश रखे और अपनी माँ को भूल जाए या फैमिली को भूल जाए, तो वहां पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली तो अदा नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक बात है। यही चीज है कि जहां इंसान एक का हक मारता है तो वो फिर जुल्म आ जाता है, ठीक है, और उसी की वजह से बिगाड़। आप देखें ना कि घरों में लड़ाई झगड़े अमूमन क्यों होते हैं? शिकायत होती है, या तो बीवी को शिकायत है अपने हस्बैंड से, या माँ को शिकायत है बेटे से। तो वो ये होता है कि दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह से अदा नहीं हो रही होती। जब दोनों को अपना अपना हक मिलेगा तो ये हो ही नहीं सकता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को कोई शिकायत हो। फिर आप देखें ना कि यही सारी जिम्मेदारियां जो है, इंसान इस्लाम क्या सिखाता है कि बाहर के प्रेशर्स की वजह से इंसान ना पूरे करे, बल्कि अंदर का जो उसका प्रेशर है, अकाउंटेबिलिटी का जो एहसास है, उसके तहत वो जिम्मेदारी पूरे करे। इसमें आप देखिए कि हमें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल मिलती है, जो दूसरे खलीफा थे, और उनके बारे में एक वाकया हमें मिलता है कि एक अहनफ बिन कैस हैं, वो एक डेलीगेशन के साथ आए हजरत उमर के पास मिलने के लिए। तो देखा कि हजरत उमर जो हैं वो बैतुल माल के ऊँटों की मालिश कर रहे हैं। तो किसी ने उनसे कहा, डेलीगेशन में से शायद, कि आप किसी गुलाम से कह देते हैं, वो काम कर लेता ये। तो वो कहने लगे, उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहने लगे कि मुझसे बढ़कर गुलाम और कौन होगा, मुझसे बढ़कर कौन होगा कि जो इस जिम्मेदारी को अदा करे। और फिर उन्होंने कहा कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसी को अदा करनी चाहिए। ये उनके अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनके अंदर एहसास था कि उन्होंने अपनी चीज, अपना काम अपना समझ के करना, अपना समझ के किया। आप देखिए, यही एक इतने हम्बल इंसान कि इतनी बड़ी वास्ट एम्पायर है इस्लामिक, उसके वो खलीफा हैं उस वक्त, लेकिन इतनी आजिज़ी है, और इसके साथ साथ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो हर काम को खुद मॉनिटर करते हैं। तो ये चीज जो है, ये एहसास जब इंसान के अंदर पैदा होता है, तो आप देखिए कि यही चीज एक माशरे को खूबसूरत माशरा बनाती है। क्योंकि इंडिविजुअल से माशरा बनता है, घर जो है वो बेसिक यूनिट है, तो हर घर के अफराद अगर उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है एक माशरे के अंदर नजर आएगी। ये आजी जो है, ये असहाबा कराम में कैसे आई? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप देखें कि अगर जनरली हम आम दुनियादार लोगों को देखें, तो किसी को अगर कोई अथॉरिटी मिल जाती है, कोई पावर मिल जाती है, कोई जिम्मेदारी मिल गई, तो वो गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो जाता है। लेकिन सहाबा कराम जो थे वो एक्सेप्शनल केसेस थे। उनको जो भी बड़ी से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, बड़ा से बड़ा ओहदा मिला, लेकिन उनके अंदर तकब्बुर और गुरूर नहीं पैदा हुआ। वो बिल्कुल भी नहीं था। वो नहीं, गुरूर और तकब्बुर को उन्होंने कभी अपने साथ नहीं रखा। जी बिल्कुल। और उसकी बेसिक वजह ये थी कि वो क्या कहते थे कि अपने आप को अल्लाह का बंदा समझते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान में भी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इबादत का जो लफ्ज है, अगर आप देखें अरबी जबान में, तो ये 3 लेटर्स से डिराइव हुआ है, ऐन, बा और दाल, अब्द। और अब्द का मतलब होता है अरबी जबान में गुलाम। तो आप अगर देखें कि एक आका के सामने, मालिक के सामने गुलाम की क्या हैसियत है? नहीं। तो इसी वजह से यही चीज थी जो जिसका एहसास उनको हो चुका था कि हम गुलाम हैं, हम अल्लाह के, और हमें अल्लाह को ओबे करना है। इसमें हम देखते हैं कि हजरत अबू बकर की मिसाल फिर कितनी खूबसूरत मिसाल है कि वो जब खलीफा बनते हैं, तो वो काम जो खलीफा बनने से पहले वो कर रहे थे, बकरियों का दूध निकाल दिया करते थे कुछ लोगों के लिए, उनकी खिदमत करते थे, वो खलीफा बनने के बाद भी वो उसी तरह करते रहे। उन्होंने ये नहीं कि ओहदा बढ़ गया तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी वाली भूल गए जो उन्होंने निभाते थे पहले भी। बिल्कुल ये नहीं हुआ कि अब तो मैं खलीफा बन गया हूँ और अब तो मेरी शान है और मुझे इतना पावर मेरे पास आ गई, लिहाजा मैं तो ये काम तो मेरी शान के खिलाफ है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम जो है उसको खुशी से किया और अल्लाह का हुक्म समझ के किया। और यही चीज जो है एक मोमिन के अंदर मतलूब है कि
कि कोई भी काम चाहे वो बड़ा हो या छोटा उसको अपनी शान के खिलाफ ना समझा जाए। अब देखिए हमारे माशरे में एक ये चीज भी है कि कुछ काम जो है वो स्टेटस सिंबल बन जाते हैं, कुछ को बुरा समझा जाता है। हालांकि अगर हम देखें तो ये डिवीजन ऑफ वर्क जो है ये अल्लाह की तरफ से है और ये दुनिया के सिस्टम को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए अल्लाह ताला ने रखा है। बिल्कुल। तो इसमें मसलन अगर एक शख्स जो है वो सड़क को साफ कर रहा है, कूड़ा उठाने का काम कर रहा है और वो अपनी जिम्मेदारी बहुत 100% बेहतरीन तरीके से अदा करता है, तो वो अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है और उसका अजर और सवाब कहीं ज्यादा है उस शख्स से कि जो किसी बहुत बड़ी कंपनी को हेड कर रहा है और वो उसके अपने काम में डंडी मार, वो गबन भी कर रहा है, गबन भी कर रहा है और काम भी वो कर रहा है। जहाँ पर ये बात आती है, यहाँ पर थोड़ी सी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे जो बात आ जाती है, अक्सर लोग अपने काम में तवज्जो नहीं दे पाते क्योंकि उनको काम पसंद नहीं होता, लेकिन कई लोग अपना रिस्क समझ के उस काम को बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो यहाँ पर जो माशरा है वो लोगों को इस तरह से लेकर चलता है कि जिस तरह ये काम तुम्हारे अच्छा नहीं है, ये काम नहीं करना। यहीं तक कि अगर घर की बात ले लें, कई ऐसे फैमिली वाले होते हैं कहते हैं नहीं बेटी तुम्हें खाना पकाने की क्या जरूरत है, तुम्हें झाड़ू पोछा करने की क्या जरूरत है, मतलब उसको इतना नेगेटिव बना देते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी चाहता तो नहीं ले पाता। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल है? खैरियत से? जी खैरियत से हैं जी। आपका सवाल या सवाल का जवाब भी देंगे साथ में? मैडम मैंने सवाल किया है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी और उनकी किन किन से शादियां हुई थी, और दूसरा सवाल मैंने किया है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन से खुलफा में से यानी कि कौन से सहाबी में से सबसे ज्यादा जिंदगी उनके साथ हो गई हो। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये हमारे टॉपिक से बिल्कुल हटकर बात है, इसलिए इसका जवाब आज नहीं देंगे, हम किसी और दिन दे देंगे, क्योंकि ये आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर चल रहा है। तो हम ये नहीं चाहते कि अपने टॉपिक को जरा सा ब्रेक करें, क्योंकि आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है। और अगर आप देखा जाए तो अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें तो उनके तो जिंदगी अगर जो इंसान फॉलो कर ले मेरा, उसके वैसे ही कामयाबी की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से उन्होंने अपने सहाबा कराम को की तरबियत की थी वो एक मिसाली चीज है, जिसपे हमने पिछली दफा भी बात की थी। जी जी। अच्छा, मैं सवाल भी साथ साथ आपको बता देती हूँ। गोल्डन पर्ल का जो सवाल है, आप सवाल सुन लीजिए। सादत हसन मंटो के पहले नॉवल का नाम बताइए, ठीक है? और साथ ही आपने जो है हमें, मैं ये भी बता दूं कि आप हमें एसएमएस भी कीजिए और आप हमें कॉल भी कीजिए। एसएमएस के जरिए आपका जो भी सवाल हो आप हमें भेज सकते हैं और इसका तरीका भी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप वो भी देख लीजिएगा। और 4471 पर आपने हमें लिखकर भेजना है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर जहाँ पर बात हो रही है, इसमें नाज़िर थोड़ा सा मजीद मैं बात करना चाहूंगी सहाबा ही के हवाले से। जी जी बिल्कुल। कि किस तरह से उनकी एक वो किसी भी काम को अपने हाथ से करने पे ऐब नहीं समझते थे। और फिर आप देखिए कि इस वजह से नॉन मुस्लिम्स भी उनको कैसे ट्रिब्यूट देते हैं कि महात्मा गांधी जो हैं उनके बारे में आता है कि उन्होंने जब कांग्रेस की वजारत उनको मिली थी इंडिया में, तो उन्होंने कहा था कि मैं कृष्ण और रामचंद्र की मिसाल तो नहीं दे सकता क्योंकि वो तारीखी शख्सियात नहीं, लेकिन मैं उमर और अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की मिसाल जरूर दूंगा कि तुम उनके लाइफ स्टाइल को अपनाओ। और वो उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी सल्तनत को फतह किया और उनके ऊपर हुकूमत करने का उनको मौका मिला, लेकिन वो किस तरह मुफलिस जिंदगी बसर करके गए। यानी इससे ये पता चलता है इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद वो किस तरह से उनके फकीराना जिंदगी का लाइफस्टाइल था। और ये नहीं कुछ था नहीं। आप देखें कि हजरत उमर के जमाने में कादसिया की फतह होती है और ढेरों ढेर माल और दौलत, चांदी, सोना, इवन वो जो किसरा का जो एक ताज था हीरों से भरा हुआ, वो इतना भारी था कि वो उसको सर के ऊपर रख नहीं सकता था, वो ऊपर हैंग किया जाता था और वो नीचे अपना सर डाल दिया करता था। तो आप सोचें कि कितनी बेशुमार दौलत आई। और इस पर साद बिन अबी वक्कास जो थे वो उस वक्त उस लीड कर रहे थे लश्कर को, तो वो देखकर रोने लगे कि इतना ज्यादा माल और दौलत। फिर उन्होंने सब अपने जो लश्कर के सिर्फ सिपाही सबको जमा किया और कहने लगे कि ये हमारे पास अमानत है, बताओ क्या करें। तो सब ने मशवरा दिया कि इसको मरकज में भेज दिया जाए, यानी मदीना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास भेज दिया जाए। अब आप सोचें उन लोगों को कि वो ये तो कह सकते थे ना कि सारी मेहनत तो हमने की, मुल्कों को हमने फतह किया, सारी एफर्ट हमने की, तो हम ये क्यों ना रख लें, हमारा हक बनता है, हम इस तकसीम किए हुए माल को रखते हैं और हम जाके खलीफा को लेटर भिजवा दें कि हम तो सुपर पावर को हमने
फतह कर लिया और अब हम अपनी अलग हुकूमत बनाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर सुराका बिन मालिक जो इस माल को लेके जा रहे हैं हजारों मील दूर, वो भी एक गलत नजर उसके ऊपर नहीं डालते। तो इतनी ये एहसान के दर्जे पर बेगर्ज होकर ये सहाबा कराम ने जिस तरह से खिदमत की और जैसे आगे लेके चले, हम बात को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया। माजरत के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक में मिलते कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, आज हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर, जिम्मेदारियों पर, और किस तरह से हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। जिम्मेदारी सिर्फ एक तरह की नहीं होती, आप एक एक कदम जो चल रहे होते हैं हर जगह पर इंसान के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन ये कि बड़ी आसान हो जाती है जिंदगी अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें। अगर कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं शफकत बोल रही हूँ। जी। और मेरा ये है कि एक इंसान की नॉर्मल जैसा एक रेगुलर इंसान होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? अभी हम इसका जवाब दे चुके, दोबारा हल्का सा जवाब आपको दोबारा से दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो हमें एक थोड़ा सा दोहरा देते हैं, फिर आगे हम। ठीक है, बस बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे हमने बात की थी कि अल्लाह के हुकूक हैं, बंदों के हुकूक हैं, फिर बंदों में भी आप देखिए कि हर इंसान की अपनी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो क्या काम करे। यानी अगर एक हाउस वाइफ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली डिफरेंट होंगी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका घर है, उसके बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है, एक औरत के हवाले से। फिर अगर कोई किसी वर्क प्लेस पे है, कहीं के जॉब कर रहा है, तो उसकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो ये हर इंसान का जो अपना सर्कल है उसके हवाले से जो लोग उसके साथ इन्वॉल्व हैं और जिस नौयत का उसका काम है, उस हिसाब से इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अल्लाह ताला ने रखी हुई है। अच्छा, हम असहाबा कराम पे दोबारा आएंगे जी। उनकी आजी के ऊपर हम बात कर रहे थे और उनकी ऑनेस्टी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि देखें किस तरह से वो माल फिर आता है और जब वो जो लाने वाले सहाबी हैं वो भी उसको देखते तक नहीं है। फिर हजरत उमर के पास जब माल पहुंचता है तो वो भी देख के रोने लगते हैं और कहते हैं इतनी बड़ी अमानत आ गई। वो ये नहीं कहते कि मैं खलीफा हूं, मैं जिसको चाहूं दूं, मैं जिस तरह चाहूं उसको स्पेंड करूं। और हजरत साद बिन अबी वकास जो हैं वो उसको जमा कर लेते हैं। ये नहीं देखते कि वो माल जब आया था कि अपने घर भिजवा दूं मैं अपने घर वालों के लिए। नहीं, कितनी ऑनेस्टी नजर आती। वो भी कहते हैं कि नहीं, हकदारों को मैं उसका हक नहीं देता जब तक मुझे चैन नहीं आएगा। हजरत उमर के ये अल्फाज होते हैं। तो फिर आप सोचें कि इस तरह के वो लोग थे, इतने खरे लोग थे कि जिन्होंने दीन की खिदमत की और जो आगे लेके चले उस दीन को। तो ये जिम्मेदारी जो है ये आना बहुत बड़ी बात है। और ये तो हमारे लिए मिसाल है सामने, लेकिन आजकल के माशरे में देखा जाता है कि ये सब कुछ नहीं हो रहा। ये क्यों होती तब्दीली आ गई? क्यों लोग अपनी जिम्मेदारियों को भूल, क्यों नहीं निभाना चाहते? असल में बात यह है कि हम ओन नहीं करते किसी भी चीज को। हम सिर्फ यानी अपने हकूक तो लेना चाहते हैं लेकिन अपने फराइज अदा करने के लिए हम तैयार नहीं। फिर अगर हम देखें तो हम अपने मुल्क ही को ओन नहीं करते ना। सबसे बड़ी बात है, अभी समर्स में कोई एक मेरी कोई जानने वाली थी, तो वो अपनी फैमिली के साथ गई, श्रीलंका गई, कोलंबो। तो कहती कि वहां पे होटल से जब ये लोग वापस आने लगे तो शायद वहां पे रिसेप्शनिस्ट थी या कौन थी, तो उन्होंने पूछा कि आपको हमारा मुल्क कैसा लगा? तो कहने लगे कि बहुत अच्छा था और हमें बड़ा मजा आया और इतने लोग भी बहुत अच्छे थे। तो उस पर वो इतनी खुश हुई और थैंक यू करने लगी कि आपको हमारा मुल्क अच्छा लगा। तो ये जो गई थी ये कहती हैं कि एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये कितना ओन करते हैं अपने मुल्क को। तो असल चीज होती है ओन करना। जिस चीज को हम ओन करते हैं फिर हम उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील भी करते हैं। हम चाहते हैं कि हम उसको सही तरह से उसका हक अदा करें, लेकिन जिसको हम नहीं ओन करते उसके बारे में हम बड़े केयरलेस रहते हैं। अब हमारा देखें, मुख्तलिफ चीजों को अगर हम देखें, सिर्फ स्कूल्स में देखें या गवर्नमेंट स्कूल्स को ही आप देख लें कि वहाँ चेयर्स और टेबल्स का क्या हाल होता है, वहाँ की चीजों का क्या हाल होता है, जो फंड्स जाते हैं वो कहाँ नहीं लगते, कहाँ लगना चाहिए, ये सारी चीजें क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ही आती है कि जिन लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है वो लोग निभाते नहीं। हमारे साथ कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ कौन है? मैं कोमल बोल रही हूँ।
कोमल जी आप सवाल का जवाब भी देंगे गोल्डन पर्ल का? आपको सवाल का जवाब दे रही हूँ। मंटो ने कोई नावल नहीं लिखी थी, बल्कि अफसाने लिखे थे जो किताबी शक्ल में मौजूद हैं। जी ठीक है, सही है। और आप खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। आप कुछ बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने गला खराब हो रहा है ना, तो बात करना जरा मुश्किल हो रहा है। जी बस ये फैला हुआ, आप मेरी भी हालत देखें, ऐसी कुछ बातें करती हैं माशाल्लाह, बहुत मजा आता है आपकी बातें सुनने में। और बस ये जितनी बातें आप बता रही हैं, कर रही हैं, अल्लाह ने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोमल, आपकी कॉल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर हम वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे थे कि क्यों नहीं लोग निभा रहे आजकल। जी अब इस वजह से आप देखें कि इंसान जब, यानी अभी हमने जो बात की कि माशरे में जो हो रहा है, जो उनकी चीज़ों का डिफरेंट, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी काम करने वाले उन चीज़ों का उस तरह ख्याल नहीं रखते जो अपने घर का रखते हैं। अब हमारे घर की जो मेज़ कुर्सी जो हमने अपने पैसों से खरीदी होती है, हम कितने कॉन्शियस होते हैं खराब ना हो जाए, उसकी पॉलिशिंग ना खराब हो जाए, कुछ और ना हो जाए। इसी तरह आप देखिए कि गाड़ियां हैं, एक अपनी गाड़ी खरीदी हुई होती है जिसकी मेंटेनेंस का कितना ख्याल रखा जाता है, ऑयल चेंज हो रहा है, हर लिहाज से बाकी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन अगर कोई कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली होगी या गवर्नमेंट की गाड़ी होगी तो उसको किस बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाएगा कि उसको बिल्कुल कि वो जाके जंक में, बिल्कुल उसको एक वक्त आता है कि उसको जंक में फेंकना पड़ता है। तो इसकी वजह यह है कि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करते कि ये भी हमारे फराइज में से है कि हम उसका भी उसी तरह ख्याल रखें। तो इस्लाम ये सिखाता है कि चाहे अपनी चीज है या दूसरे की चीज है, उसका हक बनता है, वो हक जो है उसको उस तरह से अदा किया जाए, यानी उस चीज। अच्छा, लोग इस चीज को बड़ा नॉर्मली ले लेते हैं। क्या ऐसा होता है कि इंसान को जो जिम्मेदारी छोटी से छोटी भी नहीं निभा रहा होता, कहीं ना कहीं से उसकी पकड़ जरूर होती है? बिल्कुल ये तो होता है, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है ना। इसमें आप देखें ना कि मसलन आप डिफरेंट प्रोफेशंस को ही देखें, उसमें भी जैसे डॉक्टर्स हैं, अब उनकी जिम्मेदारी क्या है कि वो अपने जॉब के साथ सिंसियर हों, जो उनके इलाज के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अदा करें। इसी तरह नर्सेज हैं, बाकी चीजें, बाकी हम ऑफिसेज में भी देखते हैं। लेकिन मुश्किल कहाँ आती है कि लोग अव्वल तो आवर्स पूरे नहीं करते। 9 to 5 अगर जॉब है तो 11 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, और या फिर ये होता है कि आवर्स पूरे हो रहे होते हैं लेकिन उन आवर्स में क्या काम हो रहा होता है। एट टाइम्स चाय पी रहे होते हैं, बैठ के गपशप लगा रहे हैं, अपने पर्सनल कामों के लिए बाहर निकल गए, किसी को बताया भी नहीं, और ये एहसास नहीं कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी और इसकी पूछ होगी। अल्लाह ताला पूछेंगे कि ये वक्त जो था ये तो तुम्हारा इस काम के लिए था, इसको छोड़ के अगर कोई और काम हो रहा है तो उसकी तो पकड़ भी है और उसकी पूछ भी है। तो ये एहसास नहीं है हमारे अंदर, इस वजह से हम अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से अदा नहीं कर पा रहे, निभा नहीं पा रहे हैं, अदा नहीं कर पा रहे हैं। और कई ऐसी जगह पर जहाँ पर नहीं भी निभाई जाती हैं जिम्मेदारियां, वहां पर जिस तरह मैंने कहा उनकी पकड़ हो जाती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि कहीं वे जॉबलेस हो जाते हैं, लेकिन कोई भी अपना पीछे मुड़कर नहीं देखता कि उसने कहाँ पर क्या क्या गलती की है। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसान जब भी कोई गलती करता है, कोई उससे ऐसे कोई काम हो जाता है तो उसकी सजा बहरहाल उसको भुगतनी पड़ती है, चाहे दुनिया में चाहे आखिरत में। लेकिन वो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला दिखा जरूर देते हैं कि ये तुमने किया था। लेकिन अफसोस की बात है कि दिल के ऊपर फिर इतने ज्यादा पर्दे आए हुए होते हैं कि वो नजर ही नहीं आता। एट टाइम्स हम उस पर भी जस्टिफाई कर लेते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक और कॉलर भी उनसे बात करते हैं। सीमा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये टॉपिक के हवाले से बात करनी थी मैंने। जी ये था कि आजकल जितने भी हमारे मर्द हजरात हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो उन्होंने बीवियों के हवाले की हुई है, जितने भी शोहर हैं। अच्छा, जिसपे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आप बात करती हैं जरा? देखिए, बच्चों को भी संभालना करना, फिर कहते हैं जॉब भी करें। अच्छा, फिर अगर जॉब यानी कि कोई हाउस वाइफ हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, आप जॉब करती हैं? आप जॉब कर रही हैं? मैं तो जी, मैं एक्चुअली मेरे बच्चे अभी स्कूल गोइंग है, एक छोटी बेटी है। जी। तो ये था कि मैंने बहुत ज्यादा, मेरी शादी को तकरीबन 11 साल हो गए हैं, तो फैमिली मेरी काफी बड़ी है। अच्छा, तो तकरीबन मैंने काफी जजमेंट किए इसके। मुझे बहुत अफसोस है कि जितने भी हमारे मुआशरे में जितने भी शौहर है ना, तो जो रिस्पेक्ट करते हैं ना वो सिर्फ यानी कि जो उनकी बीवी है वो कमा के भी लाए और घर की भी ज्यादातर जिम्मेदारी। चलिए ठीक है, जरा सी हस्बैंड और वाइफ की जिम्मेदारियों पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी,
थैंक यू सो मच। ओके जी। अच्छा, ये जो बात आती है, पहले भी कॉलर ने कॉल किया, थोड़ा सा इस पे स्पेसिफाई करते हैं जी। क्या 1 मिनट भी बात नहीं हो सकती? 1 मिनट हो सकती है, टाइम सिर्फ 1 मिनट। क्या अब इस पे थोड़ी सी आप बात कर लें, हस्बैंड और वाइफ की जिम्मेदारी? अब देखिए, दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अल्लाह ताला जो है उसने तो औरत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डाली है वो ये कि घर की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है। लेकिन एट टाइम्स ये भी होता है कि जैसे हम कह रहे हैं कि मर्द हजरात ये चाहते हैं, तो हम जनरलाइज इसको नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है इसमें भी कसूर हम खवातीन का भी है कि हम एट टाइम्स सारी जिम्मेदारियां खुद ले लेते हैं, बोलते नहीं है। जी बिल्कुल, बोलते भी नहीं है। और बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि शायद हम बाहर के काम ले लेंगे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारी शायद इज्जत ज्यादा हो जाएगी। आई थिंक ये टॉपिक जो है ना, ये एक पूरा टॉपिक है जिसपे हम आई थिंक ये पूरे टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ की जिम्मेदारियां बहुत सारी डिफरेंट होती हैं। घरेलू जिम्मेदारी जो है वो आप ये देखें कि उसमें ससुराल वाले भी शामिल हो जाते हैं। आई थिंक ये एक बड़ा टॉपिक है जिसको मैं लहदा से लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रूबा जी। अब हम चलेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, आप हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। बिल्कुल खुशामदीद। सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन, अब गेस्ट कॉर्नर आ गया, तो अब आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत ही अच्छे गेस्ट हैं। मजे की बात ये होती है कि ऐसे फैमिली मेंबर्स आए जो खुद बहुत ज्यादा क्रिएटिव हों, और ये कि इनकी फैमिली जो फैमिली माशाल्लाह माशाल्लाह से आप ये देखते चले आएंगे, एक्टर्स हैं माशाल्लाह, और जिनकी अभी आपको और भी इनके बारे में बताती हूँ, क्योंकि जब आप सुनेंगे देखेंगे तो आप खुद अंदाजा लगाएंगे, और साथ ही ये कि आपके सवाल वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी मैं मुलाकात कराऊंगी मेरी बहुत क्यूट, इसको बच्चा बोलूंगी मैं, बहुत क्यूट बच्चा, क्योंकि बहुत छोटी थी जब से इसको हम देखते हैं, माशाल्लाह से अभी इतना अच्छा काम कर रही है और हैरत होती है देखते हुए, इतनी हैरत होती है। लेकिन पहले उनकी अम्मी से मुलाकात कराऊंगी तो आप समझ आएंगे। सबसे पहले मुलाकात कराऊंगी इनकी अम्मी से, जो है नाहिद अब्बासी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। और अनुष अब्बासी, इनकी प्यारी सी बेटी, बल्कि हम सबकी प्यारा बच्चा ऐसे मैं बोलती हूँ, है ना अनुष? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं ना, देखते 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 इतना बड़ा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। कैसा लगता है? कितना अजीब सा डिफरेंट नहीं लगता? बहुत डिफरेंट लगता है। हम लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कभी एक्ट्रेस भी बनेगी या इस तरह एक्टिंग कर सकती। नहीं सोचा? तुमने सोचा था? वैसे एक दो ड्रामे तुमने छोटे होते हुए किए मैंने? हाँ, बहुत किए थे, लेकिन मुझे नहीं था शौक। मैंने नहीं सोचा था कभी कि मैं बड़े होकर अच्छा, कह शौक ही नहीं था, इस तरह नहीं था। बस वो भाई ने कहा, शमून ने कहा मेरे ड्रामे में काम कर लो, वो उनके साथ एक मैं भी थी साथ में, वो वाला था डील था। नहीं डील वाले में नहीं थी, सवेरा एमएमएस में थी आप? एमएमएस, हाँ एग्जैक्टली। उसमें तो वो मैंने भी किया था ना, उसमें तो आपने सब साथ में पूरी एक फैमिली के साथ थी। लेकिन ये कि वाकई एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत अच्छा चेंज, और ये कि इतना अच्छा काम कि मैं हैरान होती हूँ उसको देखकर। मुझे ऐसा लगता है वो इट रन्स इन ब्लड वाला। हाँ बिल्कुल, जीन्स में लगता है, जीन्स में आ गया। पहले शमून, फिर जुबेरिया, फिर ये, और बीच के जो दो हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, भाइयों में इंटरेस्ट है? भाई भी वैसे उसने एक काम किया था। हाँ जुबरान ने किया था, मगर वो भी नहीं कर सकता। वो बोलता है मैं नहीं कर सकता, सॉरी यार। उसको किस चीज का इंटरेस्ट है? उसको फोटोग्राफी का, म्यूजिक का। रिलेटेड तो है ना, इसका मतलब वो जो जिस तरह शमून का है ना, कि डायरेक्शंस में भी उन्हें घुसना है, फोटोग्राफी में भी करना है, इस तरह के काम। ये वाला ज्यादा उसको इंटरेस्ट है, एक्टिंग नहीं। अच्छा, अब जब प्ले की बड़ी बड़ी ऑफर्स आए, माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े प्लेस किए, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। क्या ज़हन में क्या चीज आई थी कि क्या बनना आगे जाके, कि एक स्टार बनना है, एक अच्छा एक्टर बनना है? क्या? बिल्कुल मुझे ना बाबर जावेद का मैंने नाम बहुत सुना, मुझे उनके साथ काम करना था। मैं क्रेजी फैन थी। और एक दिन मेरे पास मोहसिन मिर्जा और नवीद भट्टी होते हैं एएनबी में, आसिफ रज़ा बाबर जावेद की प्रोडक्शन में, वो आए, उन्होंने मुझे कास्ट किया। मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि वो बाबर भाई से उनका कोई लिंक है ना। अच्छा। और फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि हम बाबर जावेद एंड आसिफ रज़ा की प्रोडक्शन। बस उस दिन तो कोई अमेजिंग डे था ना मेरा, और मैं बहुत खुश थी कि मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं उनके साथ काम करूंगी, और मैं बहुत एक्साइटेड। उनसे पूछा था कि तुम्हें क्यों चूज किया था? उन्होंने एक जहन में होता ना, क्या उन्होंने ऐसा इतना टैलेंट देखा था, अंदाजा था? नो आइडिया, मेरे पास मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इतनी खुश थी कि
मतलब मैंने कुछ दिन पहले ही उनका एक प्ले देखा और मैंने कहा वाह यार ही इज द डायरेक्टर, और मुझे उनके साथ काम करना था, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं उनके साथ काम करूंगी। अपने जहनों में बड़ी सारी ख्वाहिशात रखता है और उसको पता नहीं चलता कि वो ख्वाहिश उसकी कब पूरी हो जाएगी। कहते हैं ना अच्छी सोच रखो तो अच्छा ही होता है। अच्छा, जवेरिया ने तो माशाल्लाह काम किया, क्या मतलब कभी आपने अनुषा को भी इसी लेवल पे सोचा कि मतलब माशाल्लाह तो जिस लेवल पे वो कभी नहीं कभी नहीं सोचा था? कभी जब छोटी सी थी। लाडली है बहुत ज्यादा? नहीं, अब्बा की अपने बहुत। अच्छा, अम्मा की इतनी लाडली नहीं है। अम्मा का कौन लाडला है? वो बीच वाली जो है ना बिया, हाँ वो जो लंदन चली गई ना, कायनात। अच्छा, वो ज्यादा लाडली है। वो खुद लाड करती है ज्यादा मुझसे। ये अपने अब्बा से बहुत लाडती है। अब्बा की लाडली तो मतलब अब्बा की सपोर्ट ज्यादा है। बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, कभी घर पे सीखा किसी से कुछ काम? सबसे सीखा। किससे सबसे ज्यादा सीखा? किससे सबसे ज्यादा हेल्प की? किसने सबसे ज्यादा हेल्प की? सबने की, अलग डिफरेंट वेज में। अच्छा, जैसे जियावा जी ने और शमून भाई ने मुझे एक्टिंग में बहुत हेल्प की। हाँ। और पापा मुझे बहुत छोटी छोटी जो बातें होती हैं जो हम एक्चुअली ज्यादा नोट नहीं करते, मगर वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ख्याल रखना होता है, जिनका वो पापा बताते हैं, मम्मा बताती हैं, ऐसे नहीं करना, चुप रहना, वहां जाके ज्यादा बोलना नहीं, और इस तरह की नहीं करना। अच्छा, एक चीज अभी क्रिटिसिज्म का पूछूंगी कि सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किसने किया फैमिली में? लेकिन कॉलर से बात कर, सोच लो जब तक तुम, ठीक है? अच्छा जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? देखो मैं बस गला बैठा हुआ, इसके अलावा बिल्कुल ठीक हूँ। ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही। और क्या हो रहा है नाज़िया? आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रोज डेली देखती हूँ। थैंक यू। सवाल का जवाब दोगी? हमारे पास है गोल्डन जी, मैंने सवाल का जवाब देना। उन्होंने नॉवल तो कोई नहीं लिखी थी, अफसाने लिखे थे और शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। अच्छा जी, सही, ठीक है। मुझे नहीं पता। परे उनकी फर्स्ट जो है ना, हाँ नॉवल उनका फर्स्ट जी। अच्छा, चलिए ठीक है, खैर मुझे नहीं पता, जवाब मुझे खुद नहीं मालूम, आपको कैसे दूं। हमारे साथ अनुषा मौजूद है, उनकी प्यारी सी मम्मी भी मौजूद है। नहीं, आप भी बताइए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक्टिंग करती है, हमेशा मैं इनके ड्रामे देखती हूँ। लाइक ARY पे इनका एक ड्रामा आ रहा है, बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। सवाल तो कर लो उनसे, एक्टिंग तो अच्छी करती है, कुछ सवाल करो उनसे, कुछ जानो उनके बारे में। अच्छा, क्वेश्चन ये करती हूँ कि मतलब आप कैसे कंटिन्यू रख सकती हो अपनी स्टडीज को, साथ में आप ड्रामों में भी वर्क कर रही है। वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। चले, सही, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप थैंक यू सो मच। सवाल का जवाब हम जरूर उनसे पूछते। थैंक यू सो मच जी। कंटिन्यू स्टडीज एंड मैं इस वक्त सेकंड ईयर में हूँ, ठीक है, और मेरे सेकंड ईयर के पेपर्स होने वाले हैं माशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह कुछ मंथ्स में। और मैं अभी प्राइवेटली कर रही हूँ, लाइक कॉलेज में प्राइवेटली कर रही हूँ। अच्छा, किताबें लेकर जाती हूँ कि जैसे टाइम मिले थोड़ा पढ़ना छड़ना है, होता है ऐसा सी? हाँ, जब पेपर्स करीब हो तो। जब ये तो खैर हम सबका ही एक शुरू से एक रहा है। उससे ज्यादा रश पढ़ाई का हुआ, बहुत टेंशन होती है, वो ट्यूटर भी होता है और वो भी। कैसा आपका क्या रिएक्शन होता है? पढ़ो जाकर, क्या कर रहे हो? मैं तो इन लोगों को पता है स्टडीज के मामले में इतनी सख्त हूँ, लेकिन पता है जब मेरे पेपर्स होते हैं ना, तो मैं भले कितनी भी शूट कर लूँ, मैं पूरी रात बैठ के पढ़ती हूँ। अच्छा, एक चीज और, क्या सोचा था एक्टिंग के लिए? अगर एक्टिंग के लिए सोचा नहीं था तो आपने बताया नहीं सोचा था, तो क्या तुमने कुछ और कोई फील्ड के बारे में सोचा? पता कि कोई और? नहीं, इतना दिमाग नहीं लड़ाती। बहुत छोटी थी ना, और फिर एक्टिंग में चली गई। तो जैसे कहते हैं ना कि एक बच्ची आपके 14-15 साल की होती है तो उसके कुछ चेंजेस आना शुरू होते हैं, वो सोचती है, वो उसी वक्त फील्ड में घुस गई तो उसको फिर और वही चीज नजर है। सही है। अच्छा, इंस्पायरेशन जुवेरिया की बहुत ही इंस्पायर होती थी उससे, शमून से इंस्पायर होती थी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो अंदर कहीं वो जर्म पल रहा था कि एक्टिंग ही करनी है, एक्टिंग ही करनी है। सही, लेकिन वो कह मुझे शौक नहीं था, ये मैं हैरान होती, वरना सबको हम लोग को, मुझे समेत बड़ा शौक होता था कि टीवी पर। पता असल में छोटी थी ना। अच्छा, फिर ये हुआ कि एक सीरियलिस्ट ने की, वो ऑन एयर नहीं गई, उससे ये बहुत डिसहार्टेड हो गई कि मैं नहीं करूंगी इतना मेहनत करती हूँ। अपने मिड टर्म के पेपर्स छोड़ के, पता नहीं कौन सी छोटी सी थी मैं क्लास के, और हम लोग हर रोज सुबह 7 बजे गांव पहुंच जाते थे। एक गांव में हमारी शूटिंग होती थी, फिजा अली का बचपन बनी थी। अच्छा, और वो ऑन एयर नहीं हुआ, बस कितनी मेहनत की और सब, और ऑन एयर नहीं हुआ। फिर मोहसिन तलत ने मुझको ATV से एक चैनल से सीरियल करवाया, ज़ेबा बख्तियार और फैसल रहमान के साथ। मुझे उसमें इतना मजा आया। तलत ही आपके पास आए थे फिर बाद में भी? नहीं, मोहसिन मिर्जा। अच्छा, मोहसिन मिर्जा जो ANB से आए थे। मोहसिन तलत ने मुझे एक और चैनल से सीरियल करवाया था,
उसमें उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि मैंने कहा नहीं यार अब मुझे एक्टिंग करनी है, अब एक्टिंग करनी है, अब वो वाला सीन है। अब ये जो है ना कि मतलब अच्छा इसका एक आज टीवी से चला था लोरी, अच्छा उसमें बहुत लोगों ने इसको नोटिस किया और बहुत लोगों ने मतलब वो किया कि ये कैसे इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। शमून के पास लोग आए, कहने लगे तुम्हारी बहन ने इतना अच्छा ड्रामा किया, उसको भी पता नहीं था। तो कहने लगा कौन सा ड्रामा किया, फिर उसने सीडी मंगा के देखी तो वो कहने लगा अरे ये तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। वो जर्म्स जो थे वो पड़ रहे थे और वो फिर अब बाहर वो जर्म्स आके और माशाल्लाह से अच्छा काम भी कर रही है। अनुषे हमारे साथ जमीला उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमीला जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है? सबसे पहले तो सवाल का जवाब दीजिएगा, जो गोल्डन पर्ल का सवाल है। जी सवाल का जवाब ये कि आप शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, नॉवेल निगाह नहीं थे, अफसाने और अपने बुक्स में हम पढ़ते थे खुलासा और यही अच्छा शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। अच्छा ओके, हाँ आप कहीं ड्रामा लिखते थे? मैं तो उनके ड्रामे का नाम पूछा है। नहीं, नॉवेल का नाम आपने पूछा है ना? अच्छा हाँ, उनके नॉवेल का नाम। नॉवेल कोई भी नहीं लिखा इन्होंने, नॉवेल नहीं लिखा। अच्छा चलिए, ये तो मुझे नहीं मालूम, एंड में पता चलेगा। अनुषा हमारे साथ मौजूद है, बात करोगे? जी जी जरूर बात करूंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अभी अम्मी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अभी अम्मी कह रहे थे आप अब्बू की बहुत लाडली हैं जी, तो आपने अब्बू ऐसा क्या किया कि आप अब्बू की लाडली हैं? अब्बू के लिए क्या आपने ऐसा आपने अब्बू के लिए क्या किया? ओके जी, बड़ा अच्छा भाई जमीला, सेट का जो सवाल किया आपने, कोई बात नहीं, बड़ा जबरदस्त। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अब्बू की तो लाडली, अब्बू के लिए क्या किया? अब्बू देख भी रहे होंगे जरूर। नहीं अब्बू सो रहे हैं, रिपीट में दिखाना पे, ठीक है सही। चलो बताओ, क्या पता बूट गया, तुम्हें क्या पता? नहीं, रात भर लिखते हैं ना। हाँ। तो स्क्रिप्ट राइटर हैं तो रात को लिखते हैं, तो ये उनके सोने का टाइम है। अच्छा, अभी सोने का, तो ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट में देखेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि आपने उनके लिए क्या, कि आप झूठ नहीं बोल सकते हो। मैंने उनके लिए क्या किया? हाँ, कभी ऐसी कोई चीज नहीं की कि वो उसके बाद मुझे प्यार करें। वो हमेशा से ही मैं उनकी लाडली हूं। वैसे वो उसके बाद प्यार करने वाली बात नहीं, वैसे ही बता दो कि मतलब क्या होता है ना कि इंसान कभी मतलब सोचना माँ, वैसे हम लोग बहुत बदतमीज लोग हैं, मतलब माँ बाप के लिए उतना नहीं करते जितना माँ बाप हमारे लिए करते हैं। आई थिंक हम कितना भी कर लें कम है। हाँ, कितना भी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है अपने माँ। मुझे भी एहसास हो गया बेटा कुछ करना चाहिए। वैसे यहाँ पर कोई भी पकड़ हो सकती है। ये करती है कि जब ये शूट से आती है तो खूब उनको गले लगती है, प्यार करती है और पूछती है उनको बैठ के आज आपने क्या किया था और खाना खाया ये नहीं। तो वो होता है ना, आप छोटी छोटी बातों से ही थोड़ी सी वो ले लेते हो। हाँ। अब वो कहते हैं मुझे इसके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है, उन्हें सबसे अच्छी चाय अनुषा के हाथ की। हाय हाय हाय, क्या बात है। और हम लोगों को सबसे बुरी चाय। ये अजीब सी बात। अच्छा, पापा पीते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग। हाँ, और मम्मा नॉर्मल चाय पीते हैं, सब नॉर्मल चाय पीते हैं। अब मैं जिसको चाय दूं इतनी ठंडी इतनी बुरी चाय, कहती यार पापा को तो अच्छा वो ठंडी पीते हैं तो वो होता है कि ठंडी और फीकी और कड़वी चाय। सही है, थोड़ी थोड़ी मुझसे आते मिलती है, मेरी ऐसी चाय की कोई बात नहीं। चलिए ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ अनुषा अब्बासी और नाहिद अब्बासी मौजूद है। अनुषा हमारी प्यारी सी गुड़िया है और गुड़िया बड़ी हो गई है, जो काम कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है। होता है ना, इंसान जब छोटा बच्चा नजर आता है तो बच्चा ही हमेशा नजर आता है। क्या ये घर में हमेशा छोटी ही अभी भी लगती है सबको? अभी तक तो ये बहुत छोटी थी, लेकिन अंजला के आने के बाद, जुवेरिया की बेटी होने के बाद कंपटीशन बढ़ गया जरा। अच्छा, वो भी इनके कद की हो गई है तो अब उनके साथ कंपटीशन हो गया। लेकिन अब वो दूसरी बेटी के यहाँ जब से बेटी हुई है तो ज्यादा तवज्जो उस तरफ चली गई। उस तरफ चली गई, ये क्या बात हुई? अपने बच्चों पे वो तवज्जो जो क्यों डाइवर्ट? नहीं, इसकी तरफ रहती है तवज्जो, क्योंकि सारा कुछ करना पड़ता है ना, इनके कपड़े लाने हैं तो ज्वेलरी मैचिंग और शूटिंग के लिए कपड़े, तो उस तरह तो तवज्जो रहती है। लेकिन वैसे इसलिए नहीं दे सकते कि ये सुबह 9 बजे की गई, रात को 2 बजे आ रही है, 1:30 बजे। उसके बाद इनके फसाद होते हैं। हाँ, उसके बाद इनके फसाद होते हैं, आज ये क्यों पका है, आपने ये चीज क्यों नहीं पकाई, अब ये तो मुझे नहीं खानी है और मैं तो बहुत भूखी आई हूँ, फिर इनके लिए फ्रेंच फ्राइज बना के दो।
उस तरह के लाड तो जाहिर है करने पड़ेंगे। ओह अच्छा जी, ये जो है ना, ये मतलब ये वर्किंग लेडी प्रॉपर बन चुकी हैं और जो नखरा होता है ना वर्किंग लेडी का वो भी आने लग गया। चले कोई बात नहीं, हम कॉलर से भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सवाल दोबारा बता दूं। गोल्डन पर्ल का सवाल है सादत हसन मंटो के पहले नॉवल का नाम बताइए। तो आपने नाम बताना है और कॉलर से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, आवाज मेरे से लग रहा है आ रही है लेकिन नहीं भी आ रही है ना। चलिए ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताए खाने में क्या पसंद है आपको? मुझे हाँ बिरयानी और हर चीज आलू की, जिस चीज में आलू है वो मेरा फेवरेट। बिरयानी में भी आलू है, हलीम बिरयानी और हर किस्म का आलू, हर किस्म, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज हो चाहे वो आलू गोश्त। आलू ना बना आलू खा खा के बनी तो इतना कम करवाया। हाँ मुझे याद है जब ये गुपली होती थी, कोक और आलू। अच्छा कुछ नहीं तो आलू उबाल के मैश करके वो आलू लवा, ओए होए होए मैश पोटैटोज और हाँ उसमें खूब चीज डाल के चीज भी डालनी उसके ऊपर से। खुद क्या पकाने में मजा आता है? मजा मुझे तो नहीं आता पकाने में। मजा बिल्कुल भी नहीं आता पकाने। हाँ मतलब मैं निहारी बनाती हूँ एक, और वो मैं सब पे एहसान करती हूँ निहारी बना के, क्योंकि अंजला है ना जो जुबैर बाजी की बेटी, उन्होंने मेरी निहारी का नाम रखा है अनुषा की फेमस निहारी। पता नहीं क्यों, बस एक दिन तुम्हारा नाम का जो ना निहारी पता नहीं क्यों, बस वही खाती है। अच्छा वो बनाती हूँ मैं, अच्छा वो मैं चढ़ा देती हूँ, फिर उसको भून देती हूँ, फिर जाके बैठ जाती हूँ। फिर वो हमारी जो मेड है ना राबिया, उससे मैं कहती हूँ राबिया जाओ यार उसको जरा सा चला दो, फिर वो चला देती है। फिर मैं उसमें बस बहुत एहसान करती हूँ मैं, वो एक निहारी मसाले डाल, लेकिन बनाया भी तो निहारी बनाया, मतलब और कुछ और फेमस निहारी, अनुषा की फेमस निहारी। किसी को खानी हो तो जरूर बताए, अनुषा की फेमस निहारी। वैसे नाम उसने अच्छा रखा है वैसे, हाँ नॉट बैड। अच्छा ये बताई थी कि अब्बू को बहुत प्यार करती हैं और अब्बू के साथ लाड भी, तो आपके साथ कभी ऐसा लाड किया है इसने? वो तो 24 घंटे होता है लाड, वो मम्मा नहीं करने देती, मेरी गोद में लेट जाती है। अब आप मेरे सर में हाथ फेरे, अब मुझे आदत नहीं है ये जबरदस्ती वाला प्यार। आके लिपट के लेट जाएगी और अच्छा आज आप मुझे ये खिला दें, अच्छा आप मुझे, मैं कहती हूँ अपने हाथ से खाना खिला दें, मैं उनके हाथ से खाना खाती हूँ और हमेशा करती हूँ अच्छा मुझे खाने दो फिर खिलाती हूँ, सारे हाथों के बैठ जाती हैं। अच्छा ये होता है पता है बात, मतलब अम्मी जो है ना वो ऐसी होती है मॉम्स कि उनमें वो होता है कि वो मतलब जाहिर बात है इतना तुम्हारे लिए करते हैं, ये नहीं कह सकते माँ का प्यार तो कोई कह भी ना कम हो सकता है, यकीन नहीं आता। लेकिन ये कि बात होता है कि बात बहुत लाड को पसंद करती है, बात एक्सप्रेसिव होती है कि भाई एक्सप्रेस करो, बात मम्मीज होती है कि नहीं भाई सही है प्यार है, एक्सप्रेस होता। और मुझे वो वाले नहीं लाड होते ना, मेरी बच्ची कि मैं नहीं कर सकती। हम तो बर्थडे पे जाते हैं, आज प्यार करते हैं, हमारा बर्थडे है तो कहते हैं अच्छा ठीक है, वो बहुत ऐसा वो फील भी नहीं होता क्या। लेकिन जैसे अंजला है या शानजे है जो दूसरी बच्ची की, वो अभी शमून की बच्ची अभी हमने देखी नहीं, वो कल पहुंचेंगी। तो लेकिन वो उन बच्चों से मेरा बहुत होता है, मैं बहुत लिपट चिपट के बच्चों को, जब तक ये लोग छोटे थे ना 4 साल से छोटी उम्र के, तब तक मैं बहुत किचकिचा के बच्चों को प्यार करती, गालों पे और लिपटाना चिपटाना। लेकिन जब से बड़े हो जाते हैं फिर मैं पता नहीं फिर नहीं, हाँ अजीब सी वो हो जाती है कि मैं नहीं करवाती, फिर नहीं करवाती है। खैर अभी अनुषा इतने सारे माशाल्लाह से डिफरेंट कैरेक्टर की और बड़े बड़े कैरेक्टर की, इतना मतलब मैं कहूँगी कि इतनी छोटी उम्र में इतनी जल्दी क्विक और इतने मतलब आपको बड़े लेवल के कैरेक्टर मिल जाए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी स्ट्रगलिंग, ये बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम होता है। पर माशाल्लाह यू आर गेटिंग इट। और इसको हैंडल कैसे करोगी या हैंडल कैसे कर रही हो इस वक्त? मतलब इतने मुश्किल कैरेक्टर्स को हैंडल करना और अपने आप को आगे भी इस फील्ड में लेकर जाना, इंसान का मतलब लेवल थोड़ा सा गुरूर का अभी बड़े बड़े 40 साल के मर्दों से शादी करा देते क्या चीज 40 साल के मर्दों से शादी समझ नहीं है कहाँ से लाए वो छोटे छोटे उम्र के कैरेक्टर और लड़के। जितनी अभी इसकी ड्रामा में शादियां हुई हैं सब 40। आप राशिद अंकल वाला भूल गए। आपको पता है मेरी एक ड्रामे में अभी राशिद फारूकी से शादी हुई है। नहीं करो नहीं करो। हाँ सीरियसली वो तुम उनको क्या बोलती थी? अंकल बोलती थी, क्या कहती थी? राशिद अंकल। सनी भाई
नहीं वो समी खान से शादी, हसन भाई से हुई अभी जो मैं सोप करी हूँ। हाँ। उसमें हसन अहमद से हुई मेरी शादी। हाँ। हसन भाई से। हाँ। तो मतलब काफी सारे जो बड़ी उम्र के जितने लड़के हैं यार तुम्हारी उम्र का लड़का कहाँ से लाए, वो तो वैसे छोटी उम्र का लगेगा, ये बात भी होती है। अच्छा ये तो मेकअप वेकअप करके थोड़ा सा इंसान लाइक बड़ी एज का लगता है, कोई मतलब कह नहीं सकता कि यू आर 16 17 ऑलमोस्ट 18 24 ऑलमोस्ट 18। तुम वैसे भी छोटी लगती हो, तो ये कि वो थोड़ा मेकअप वेकअप करके थोड़ा बड़ा उम्र का ले आते हैं, वो लगने लगता है। लेकिन एक्टिंग में इतनी मेच्योरिटी है कि बाकी लगता है कि मतलब ये एक्टिंग ये रोल इस पे जो है जज जाएगा तो सूट कर रहा होता है ना। अच्छा क्रिटिसिज्म की बात है, क्रिटिसिज्म कभी किसी ने नहीं किया? कोई तो एक मिला होगा। हम लोग बहुत करते हैं इसके ऊपर, हम घर वाले करते हैं। क्या मतलब कैसे? शमून भाई कुछ करते हैं, कैसे कहते हैं? हाँ शमून भाई, क्योंकि वो बड़े वो परफेक्शनिस्ट हैं। हाँ मगर वो नहीं मुझे मतलब वो मुझे समझाते हैं लाइक बहुत छोटी जैसे मैंने बताया ना टेक्निक्स होती हैं वो मुझे बताते हैं, मगर उन्होंने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ नहीं समझाना है तो अच्छी चीज है, बल्कि समझाना तो चाहिए, बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत अच्छी बात होती है कि आपको समझाना जरूरी है। लेकिन ये कि उस चीज को तुम कैसे लेती हो फिर? कभी ऐसा होता नहीं आई नो इट बेटर? नहीं ये नॉट एट ऑल। मैं तो ये सोचती नहीं हूँ कि अभी मुझे कुछ भी पता है, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा कभी डांट पड़ी है सेट पर, जोरदार जिसपे आंसू निकल आए? हाँ। क्या हुआ था? बहुत स्टूपिड सी बात थी, लेकिन डांट पड़ गई थी। वो एक्चुअली मुझे नहीं डांटा था उन्होंने डायरेक्ट, मगर इनडायरेक्ट डांटा था। हाँ वो इनडायरेक्ट डांट लिया था। और हम लोगों ने हरकतें ऐसी की थी, आई थिंक मैं मेरे साथ दो को एक्टर्स, हम तीनों लड़कियां ना खड़ी हुई गॉसिपिंग कर रही थी और हंस रही थी जोर से। और वहां पे दूसरी साइड पे सीन हो रहा था। हाँ बहुत जरूरी सीन हुआ था, लाइक बहुत इमोशनल। हाँ एक अंकल थे वो रो रहे थे और पता नहीं क्या नाम। की आवाज आ रही है ना। और मोहसिन मिर्जा ने हम सबको डांटा। अच्छा वो अब्बा है मेरे, मोहसिन भाई कहते हैं कि मैं तुम्हारा अब्बा हूँ, और वो मैं उनको कहती हूँ अब्बा जी। तो उन्होंने हम सबको डांटने लगे, यार ये क्या मजाक लगाया हुआ है तुम लोगों ने, वहाँ वो एक्टर है वो खड़ा हुआ है, तुम लोग यहाँ हंस रहे हो, वो कैसे परफॉर्म करेगा, क्या करेगा। अच्छा पहले तो मैं चुप हो गई, बहुत जोर से डांट पड़ गई, बहुत आंसू आ गए मेरी आंखों में। मैं अंदर जाके बैठ गई चुपचाप। फिर मैं आई, फिर मुझे एहसास हुआ थोड़ी देर बाद कि मैं क्यों रो रही हूँ, गलती नहीं। जब आप काम करो जिनके साथ इतना बड़ा आपने दर्जा भी दे दिया किसी को, तो उसे डांट सुनते हुए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सारी डांटें पड़ती हैं। खा खा के आदमी ग्रूम होता है। एग्जैक्टली ये बात तो मैं कहती हूँ, डांटना चाहिए, डांट पड़नी चाहिए। हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलाम पाकिस्तान। मिसेस गफ्फार क्या हाल आपके? बिल्कुल ठीक नाज़िया, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। तो आप बताइए, आप सवाल का जवाब दोगे गोल्डन पर्ल का? जिस सवाल का जवाब दूंगी। फर्स्ट नॉवल का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना और टाइटल नेम वाज मेरा साहिब। ठीक है सही है। अच्छा और अनुषा से बात करोगे और नाहिद से बात करेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, अनुषा से भी बात करेंगे। और अनुषा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह, आपकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त है अनुषा। और जितनी आपकी एक्टिंग में है ना एक पावर जिसे कहते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में वो आपको अल्लाह ताला ने अता की हुई है कि बहुत अच्छी एक्टिंग आप करती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुषा से भी बहुत सारी बातें करनी है और अभी हमें नाहिद जी से भी पूछना है इसकी और बहुत सारी बातें। चलिए हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ अनुषा मौजूद है, नाहिद अब्बासी मौजूद है। बड़ा अच्छा, मैं बल्कि नाहिद आपा तो क्या कहें, क्या बात है, इनसे मैं भी सारे घरेलू टोटके पूछती जा रही थी। बहुत मजा आता है, जो इतने अच्छे और इतने आसान होते हैं, मतलब घर वाले जो रहते हैं घर के अंदर बैठे बैठे, और उनसे फायदा भी होता है। हमारे कॉलर भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे साथ कौन है? आसमा कराची से। आसमा जी, आसमा क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? सवाल का जवाब दोगे गोल्डन पर्ल का जो सवाल है? मैं ठीक ठाक हूँ। हाँ मोहम्मद अली जिन्ना है। अच्छा, और दूसरा ये कि आप ये बताओ कि आप जो है अनुषा से कोई सवाल करोगी और नाहिद जी से?
बस मैं इनकी तारीफ करूंगी, इनकी बहुत अच्छी एक्टिंग है और ये आज बहुत अच्छी भी लग रही है और ऐसे काम करती रहे। थैंक यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ आसमा। अच्छा भाई, इनके आप फायदे उठाती हो इनके टोटकों से अनुषे या नहीं, ये बताओ? बहुत कम। क्यों? बहुत कड़वी चीजें आप भी तो इतने मजे का मुझे अंजीर का टोटका बताया, तो मीठा मीठा होता है, खा लो आराम से है। फिर वो इस सब बोल का बताया था। हाँ, वो इस पर होल डे चीजें नहीं खा सकती। मतलब ये मेरे मुंह में चिपक जाती है, मैं नहीं करी। वो मतलब ये नखरे वाला जो है टोटका, नखरा तो दवा खिलानी इसको कयामत है। ठीक है, आप नहीं खिला सकती इसको दवा किसी भी तरह। दर्द होता रहेगा, तकलीफ होती रहेगी, मगर दवा नहीं खानी। अच्छा ये बताएं कि हमारे मैंने ये देखा कि जो सबसे ज्यादा टेस्टलेस चीजें होती है, कड़वी चीजें होती है, हमेशा फायदा देती हैं, ज्यादा बहुत फायदा देती है ना। और जो सबसे जायकेदार चीज होती है सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान देगी। ये एक अजीब से एक जो है ना, एक देखो ना, तुम लोग पिज्जा खाते हो, कितना जायकेदार होता है, लेकिन कितना नुकसान दे क्या बात है पिज्जे की, लेकिन कितना नुकसान देता है, कितनी ज्यादा कैलोरी मोटा करता है, कैलोरीज कितनी होती है। और वैसे भी तुम देखो, पता नहीं किस तरह। अच्छा मैंने सुना कि जो ज्यादा चीजें फुलाती है, लाइक सोडा वाली चीजें होंगी या यीस्ट हो गया, ये बेकरी आइटम्स होते हैं, तो ये हमेशा आपका वजन बढ़ाते हैं, कम करने की वजह है ना। ये जरा इनके चीज का है कि आप लो, लेकिन एक प्रॉपर क्वांटिटी हो ना। अब आपने इतना बड़ा एक पिज्जा खाया, उसमें कितना चीज होता है और कितनी कैलोरीज होंगी। और देखो ना, उसमें हर चीज होती है, मशरूम्स भी उसमें पड़े हुए हैं, तो टमाटर भी पड़े हुए हैं, आपके चिकन या जो भी आपने डाला हुआ, कितनी उस पे चीजें होती हैं। तो आप अगर उन सबको काउंट करो तो आप एक चमचे में कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, ये नोट कर। सही बात है, खाए जा रहे हैं, पता ही। अच्छा, उसके साथ फिर ड्रिंक भी ले रहे हैं। एक तो सॉफ्ट ड्रिंक होती इतनी मजे की है, लेकिन हाँ, तो ये इनका यही हाल है। वो भी पीती हूँ। हाँ, पहले तो देखें, पहले तो मैं खत्म करती थी कुछ घंटों में जंबो। लेकिन अब मैं फिर 1.5 लीटर पे आई, फिर 4 ग्लास पे आई, फिर 3 ग्लास पे आई, फिर 2 ग्लास पे आई। अब मैं एक ग्लास तो बनता है बॉस। एक ग्लास तो चलो ठीक है, 1 ग्लास बनता है, लेकिन नहीं। और ऐसा लगता है जैसे अगर नहीं मिली इनको कोक, तो पता नहीं रहमत आ गई उस दिन घर में, कि बोलाई भी फिरती है, पागल हुई भी फिरती है। सुनो अनुषे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बचपन में ये हरकतें कर चुकी हूँ। मैं खाना नहीं खाती थी जब तक कोल्ड ड्रिंक होती नहीं थी, लेकिन जब इस फील्ड में आई हूँ, मुझे कोई 7 साल हो गए इस फील्ड में, जब इस फील्ड में आई हूँ, वो दिन था कि लास्ट मैंने कोल्ड ड्रिंक मतलब बहुत शौक से पी होगी। और लेकिन पता है, ये बात होती है कि ये बड़ी बदतमीजी वाली बात होती है। मैं करती हूँ, मैं इतनी बदतमीज होती थी, नहीं खाना नहीं खाना। अम्मी नाराज हो जाना, अम्मी से कोल्ड ड्रिंक नहीं आई थी, बस मैं खाना नहीं। रास्ते से फोन करती है, आपने कोल्ड ड्रिंक मंगा दी। अब रात के 2:30 बजे या 3 बजे कहाँ से लाएंगे कोल्ड ड्रिंक? अब तो शेल खुले हुए हैं, तो फिर भी होता है कि मैं से कहती हूँ, अब तुम खुद ही लेके आओ, यहाँ से काम लेके। वैसे कि याद जो है आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होती है, इंसान वो होता है ना कि सोचे। तो खैर ये तो लाड की बात होती है, प्यार की बात होती है, तो खैर चलता रहता है। और मैं मना भी कर दूं तो उनके अब्बा कहते हैं ये क्या बात है, वो सारा दिन की थकी हुई आएगी, तो उसको कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलवा सकती। मैं तो घर आके बहुत ना वो हो जाती हूँ, पापा है। मम्मा कहती है जाओ जाके खाना लगवाओ उसके साथ। अब मैं खाना भी लगाऊं? पापा कहते हैं नहीं मेरी बच्ची, यहाँ लेट जाओ, यहाँ लेट जाओ। अच्छा नहीं लगाओ, खाना नहीं लगाओ। नहीं भाई, ना आइडिया नहीं लगाएगी। अच्छा, फिर मम्मा कहती है नहीं लगाया ना, अब उठा लो खाना। मैं कहती हूँ मैं खाना उठाऊं। कितना काम करना पड़ता है। नहीं भाई, बस पापा मेरी साइड होता है ना, ये फायदा हो जाता है। कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं किरण बात कर रही हूँ। कैसी नाजी आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हो? खैरियत से हो? मैं ठीक ठाक। आपकी गेस्ट तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आए, काफी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, दैट्स सो नाइस। सवाल का जवाब दोगे जो गोल्डन पर्ल का सवाल है? तमाशा में भी। अच्छा, और आप अनुषे से बात करोगी, नाइदा आपा से बात करोगी? ओके, अस्सलाम वालेकुम रशिया भी। वालेकुम सलाम। तो आपके ड्रामा जो है रवायती वो बहुत जबरदस्त है, मैं देखती हूँ रेगुलर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमारी दुआएं आपके साथ है कि एक आप अच्छी एक्ट्रेस बने। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं तो चाहती हूँ कि मजेदार सा चटखारेदार सा सवाल करो, तो करना जरूरी होता है ताकि आपको आप मुझे इनसे कहें कि अपनी फ्रेशनेस का राज बता दें। सही, ठीक है। ओके, थैंक यू किरण, थैंक यू सो मच। फ्रेशनेस का राज क्या है? फ्रेशनेस का राज कोक, ड्रिंक्स। नहीं, ऐसा कोई राज नहीं है। बस खाएं पिए मस्ती करें। अम्मी से जरा पूछते हैं फ्रेशनेस का राज। असल में आपसे थोड़े से सवाल पूछूंगी इसके लिए। ये बताएं कि इसमें सबसे ज्यादा अच्छाई क्या? इसमें अच्छाई सबसे ज्यादा है कि बहुत लविंग है, केयरिंग है,
और जब वक्त पड़ता है तो सारे हैंडल कर लेती है, सब काम वाम जिम्मेदारियां निभा लेती है। शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती थी जब शूट पे से आती थी, वो ये हो गया, वो हो गया, वो अब इसको डेट दे दी, उसको भी डेट दे दी, करने में प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन अब ये डायरी मेंटेन करती है तो इसको अब जरा वो हो जाता है। That's so good, that's like a good girl। अच्छा, और ये कि सबसे ज्यादा जो गैर जिम्मेदारी जब इंसान निभाता है तो कौन सी वाली चीज होती है इसमें? ये सबसे गैर जिम्मेदारी वो होती है कि इसको अपने कपड़ों का कुछ नहीं पता। ओह, तुम्हें पता था कि कौन सा सीन में कौन सा कपड़ा पहनना है? नहीं, ये शूटिंग का सब मुझे पता होता है। शूटिंग का मगर घर में मेरे लाइक मैं जब घर में होती हूँ तो मैं नॉर्मल कपड़े पहनती हूँ। मुझे शूटिंग के कपड़ों में इतना दिमाग मेरा फंसा हुआ होता है, ये उस शूट के हैं, ये उस शूट के हैं, ये इधर नहीं मिक्स करने हैं, इसकी पजामा उधर रखना है, कि मुझे घर के कपड़ों का नहीं पता होता। नहीं पता होता कुछ नहीं, वो मम्मा घर में धो के रख देती हैं कहीं, मुझे नहीं पता होता। अच्छा, और ये चूजी बहुत है ना कपड़ों के मामले में। जब अगर इसको बाजार ले जाओ तो आपका सारा दिन कहाँ चला जाता है आपको नहीं पता। ये मेरी टांगों का टाइम भी होता है इसके बाद, नहीं वो जिस दिन भी एक दिन छुट्टी मिलती है, जैसे आज इसको मिली हुई है, तो अब सुबह से मेरा सर खाया हुआ है कि यहाँ से जाके यहाँ से सीधा बाजार शॉपिंग, सीधा तो जा नहीं सकते। हमारे कराची वाले इतने अच्छे हैं, वो खोल दे 12:30 बाजार है, दे आर सो गुड। सुबह से बाजार ही नहीं खुलते हमारे यहाँ पर, लोग हैरान होते हैं बाहर के मुल्क में, वहाँ पे हैरान तो लेट बाजार को। मेरी बहन आई हुई है बाहर से, वो इतनी परेशान होती है, कहती मैं सुबह से जाग रही होती हूँ और मैं जा ही नहीं सकती, कुछ करने का बड़ी परेशानी वाली बात है वैसे ये। अच्छा, और ये बताएं कि इसको खाने में जो आपने बताया आलू पसंद है, अब ये कि ये खुद जो बनाती है वो भी निहारी है, कभी दिल करता है कि कुछ और आपके लिए बनाए, कुछ और कोई और? हाँ, कोशिश करती है। जैसे अगर मैं पका रही होती हूँ तो मेरी हेल्प करा देती है, अगर इसका मूड हो और ये थकी भी ना हो और घर में हो, तो फिर ये होता है कि अच्छा आप मुझे बता दीजिए मैं इसमें क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अच्छा, कर लेती हूँ। सबसे बहन भाई में किससे प्यार है? इसे सबसे ही है, सबसे इक्वल। दोस्ती बहुत ज्यादा मेरी जवेरिया बाजी से है, हाँ, और दिया से है जो लंदन में। ठीक है। जिब्रान से भी दोस्ती है और शमून भाई से भी है। शमून भाई जिब्रान से एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मगर उनसे भी अच्छी खासी दोस्ती है। वो ये कि वो आपको गाइड अच्छा कर लेते हैं। हाँ, डर भी उसी से लगता है। हाँ, ये बात है कि भाई से लगता है, नेचुरल बात है, क्योंकि वो जाहिर बात नहीं। पहले ये जुवेरिया से भी इतना ही डरती थी, लेकिन अब जब से ये इसने वहाँ रहना जुवेरिया के साथ और पहले दोस्ती कम थी ना। एक्चुअली मुझ में और जुवेरिया बाजी में बहुत डिफरेंस है। हाँ, लेकिन ये दोस्ती अब ज्यादा हो गई। हाँ, बीच वाली बहन से उनकी ज्यादा बनती थी, अब उसकी शादी हो गई, वो चली गई, तो बस मैं और जिया बाजी रह गए। तो उनसे कहा कि चलो बस अब भी बच्ची भी बड़ी हो गई है तो हमसे दोस्ती अच्छी हो सकती है। बात है जब इंसान बड़ा होता है तो नेचुरल बात, आपकी बातें चीजें बड़े अलग अलग किस्म। और तुम अपनी एज से थोड़ा सा, मैंने देखा कि थोड़ा सा ज़हनी तौर से मैच्योर हो, बिल्कुल बच्चों वाला तुम्हारा वो नहीं है कि ये नहीं वो नहीं। आई डोंट नो वैसे, लेकिन जैसे कि मुझसे शेयर नहीं करती बातें उस तरह की, लेकिन जुवेरिया से करती है, वो शेयर करती है। कॉलर हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। आप गोल्डन पर किस सवाल का जवाब देंगी? हाँ जी, रूही हसन बात कर रही हूँ लाहौर से, और आंसर है मोहम्मद अली जनाब, सादत हसन मंटू के पहले नॉवल का नाम। अच्छा जी, सही। अच्छा, अब आप ये बताइएगा कि मुझे कि आप तनुषा से बात करोगे? हाँ जी, अनुषा की तो एक्टिंग की तारीफ हर कोई कर रहा है और मैं भी करूंगी। मैं आंटी से सवाल करूंगी। हाँ जी, अस्सलाम। जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। ये अनुषा के बारे में मैंने आपसे पूछना, जैसे ये संजीदा संजीदा सी लगती है हमें, ये घर में भी ऐसे ही है या काफी हल्ले गुल्ला करने वाली है? क्या सवाल है। देखो रूही, मुझे इसलिए तुम लोग बहुत पसंद है, सोच रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। ये संजीदा संजीदा लगती हैं या नहीं? नहीं, ये तो बहुत चुलबुली है। जब ये घर में आती है तो हमें पता चलता है हाँ घर में कोई है, हाँ, मौजूद है। लेकिन अगर थकी हुई होती है तो फिर जाहिर है नहीं, बिस्तर पे जाके और टीवी ऑन करके, वो आपका एक होता है, आप वो टीवी देख रहे सो जाते हैं, मशगला है हम टीवी पे काम करने वालों का। लेकिन ये है कि जैसे अभी हमारी भांजी की शादी थी तो इतना डांस किया, इतना ये कूदी उछली और गाने गाए। हाँ, मैं शूट से डायरेक्ट जाती थी उधर, शूट से वहाँ जाती थी, पूरी रात प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इतने संजीदा कैरेक्टर्स मिलते हैं तो दिल करता है ऐसी चुलबुली लड़की का कोई कैरेक्टर करो? किया मैंने अभी एक, अभी ऑन एयर नहीं हुआ, मजहर भाई का, मजहर मोइन का। अच्छा, वो इंशाल्लाह आएगा, मगर वो भी एंड में रोना धोना किया था ना इसने, वो मेरे अंगने में। हाँ, वो भी कुछ जो मैंने जुवेरिया के साथ किया था, वो था ऐसा जो सैड नहीं था कि मैं उसमें संजीदा टाइप लड़की नहीं बनी थी। लेकिन मुझे बहुत मजा आता है
संजीदा बनने में? पता है तुम वो नहीं वो, क्योंकि हमारे पास बहुत मार्जिन होता है एक्टिंग करने का। खुशबू का घर जो जिसकी सब तारीफ करें, जो मैंने किया, आपको पता है उस पूरे सीरियल में मेरी आंखें सूज गई थी रो रो के। इतना रुलाया? मुझे इतना रुलाया। और एक दिन था जिसमें सिर्फ मेरे सीन्स थे, तो हमने उस दिन पता नहीं 21-22 सीन्स किए एक दिन में। तो उसमें मैं ऑलमोस्ट हर सीन में रोई हूँ, क्योंकि वो उसमें सीन्स ऐसे थे कि मैं सारा दिन मेरे रोने वाले सीन्स थे। मैं इतना रोई हूँ कि मैं रात को जाके सोई हूँ तो मुझसे उठा नहीं जाना था सुबह। मेरी आंखों में, मेरे सर में इतना दर्द। रोने वाला सीन तो ग्लिसरीन या नेचुरल? कभी बहुत सेंटी अगर हुई हूँ तो नेचुरल, लेकिन ग्लिसरीन भी। हाँ सही बात है यार, कोई बात नहीं तो कहते ग्लिसरीन यूज करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। सुबह फारूक, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। और बताएं आप गोल्डन पर्ल के सवाल का जवाब देंगी? मोहम्मद अली जिन्ना है, आई थिंक सो, नॉट कंफर्म। अच्छा चले सही है, ठीक, कंटिन्यूटी होगी मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, मैं अनुषा से कहना चाहूंगी कि अनुषा का टूटे हुए पर्स जो है ना वो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। कोई केस अगर होती है ना वो मैं बिल्कुल मिस नहीं करती। समझे, वो अगर मैं रात में रिपीट में भी डेली जरूर देखती हूँ। मैं भी रिपीट में देखती हूँ। तो नाइस ऑफ यू, आप और आयजा दोनों माशाल्लाह, आप दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। अनुषा, मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी माशाल्लाह मुस्कुराहट बहुत अच्छी है ना, तो मुझे बताएं आप इस बात पे अमल करती हैं कि जो काम सख्ती से ना हो वो एक मुस्कुराहट से हो जाए? बिल्कुल। मैं आपके सवाल का जवाब और देते हैं। थैंक यू सो मच सोबिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, मेरे ख्याल से कोई भी काम उससे से नहीं हो सकता सिवाय इसके कि जिब्रान अगर बाहर से सामान वो मुझे कभी भाई, ठीक है, इससे बड़ा एक साथ। हाँ, बाकी हर काम, आई थिंक हर काम, दुनिया का हर काम सिर्फ प्यार से हो सकता है बस, वरना फिर ये कि सख्ती से। हाँ, फजूल है कि आप अपना टाइम भी जाया करें। अच्छा, बचपन में सख्ती की थी नींबू ने किसी ने? शमून भाई ने भी की थी। हाँ, तो किस लिहाज से? जिया बाजी ने बहुत ज्यादा की थी। मतलब किस हिसाब से सख्ती करते थे? क्या ऐसा लगता है कि बहन भाई या माँ बाप किस हिसाब से सख्ती करते हैं? मामा तो पढ़ाई में हमेशा से ठीक है, और जुवेरिया बाजी तो अल्लाह, वो तो बहुत भाई मुझ पर गुस्सा करती थी। लाइक वो मेरे ना कर्ली बाल हैं, ठीक है, और जब मैं छोटी थी तो मेरे इतने लंबे बाल थे, वो कर्ली थे, ठीक है, और मैं उनको ब्रश नहीं करती। तो वो मुझे ऐसे ना टांगों में फंसाती थी, मेरा उनको ऐसे पकड़ती थी और मेरे बाल ब्रश करती थी। और वो ना वो हरकतें करती थी कि मैं कहती थी यार, मैं अल्लाह में ऐसे दुआ करती थी उठ के जाए चोट निकलती। वो मुझे प्लेट में इतना सारा खाना निकाल के देती थी और कहती थी जब तक तुम ये खत्म नहीं करोगी ना यहाँ से हिलना नहीं। और मैं डर के मारे और नहलाने जब लेके नहलाने लेके जाना उनका काम होता था कि एक एक को बच्चे को लेकर और नहला के लेके। अच्छा, उसमें फिर वो कोनियां रगड़नी और एड़ियां रगड़नी है, तो वो बच्चे मामा इनसे कहे हमें नहीं नहलाया करे। मैं कहती थी वो साफ कर रही है, तुम लोगों को क्या हो गया? शैम्पू अपने हाथ से करती थी। बड़ी स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत। अच्छा, शमून भाई तो मस्ती करते हैं। अच्छा, हाँ, सख्ती क्या थी उनकी? सख्ती क्या? वो से अपने एक खौफ बैठाया हुआ था बस। हाँ, सिर्फ अगर वो देख लेता था ना, या कह दे अनुषे बस, इन लोगों का प्यार भी उतना ही है, मतलब बहुत ज्यादा माशाल्लाह से। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमारे साथ कौन है? राहिला जी, कैसी है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। अच्छा, आप गोल्डन पर्ल के सवाल का जवाब देंगी? जी, आतिश पारेख। जी, आतिश पारेख। ओके, सही, ठीक है। और आप बात करेंगे, अनुषा भी मौजूद हैं और नाहिरा आपा भी मौजूद हैं। जी जी, नाहिरा आपा से पूछे कि कोई बालों में शाइन का कोई वो बता दे, टोटका। चले, सही, अभी पूछ रहे थे। अनुषा बहुत अच्छी है, लग रही माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। उनको पूछे कि पहनने में ये क्या कंफर्टेबल फील करते हैं पहनना। चले, ठीक है, सही, रंग और कंफर्टेबिलिटी सब इनसे पूछते। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बालों की शाइन का टोटका, वैसे माशाल्लाह इनके भी बालों में बड़े काफी शाइन है माशाल्लाह, माशाल्लाह से टोटका। इसके बालों में मैंने इतनी मेहनत की थी। हाँ, इसके भी और बिया के भी। ये वैसे तुम्हारे नेचुरली अभी हुए में या ब्लो ड्राइंग है?
नहीं, ये तो ब्लो ड्राइंग है, लेकिन मेरे नेचुरली बिल्कुल कर्ली बाल, बहुत कर्ल है, बहुत कर्ल है, लेकिन ये कि मतलब ब्लो ड्राई करके पता नहीं चलता कर्ल्स का, है ना? उसने रिबाउंडिंग भी करवाई थी। अच्छा, करवाई थी, हाँ, लेकिन अब वो खत्म हो गई है। अब मेरे बाल बिल्कुल कर्ली हो गए। अब जैसे नहा के आएगी तो कर्ल होते हैं। ठीक है, सही। तो वैसे क्या राज है, क्या शाइनिंग के लिए? तो दही में थोड़ा सा चीनी मिलाएं और 2-3 कतरे नींबू के, और उसको अच्छी तरह फेंट के और वो 2 घंटे के लिए सर पे लगा लें और कैप लगा लें, और उसके बाद 2 घंटे के बाद सर धो लें। क्या बात है जी, सही से नहीं टूटका, आप भी आजमाएंगे। और अभी आप हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ मौजूद है नाहिद अब्बासी और अनुषा अब्बासी, और मम्मी और बेटी दोनों। तो बड़ा प्यारा रिश्ता है ये, और ऐसा रिश्ता है कि बहुत सी चीज़ इंसान अपनी माँ से शेयर कर सकता है, और बेटियां स्पेशली अब्बू से तो नखरे उठवाती हैं, अम्मा से भी बहुत सारे, और बिन कहे नखरे उठाए जाते हैं, इसलिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अनुषा, पहनने में क्या पसंद है? अभी स्कॉलर ने आपसे सवाल भी किया था। पहनने में मुझे जीन शर्ट तो पसंद ही है, हाँ, लेकिन कंफर्टेबल मैं सलवार कमीज में होती हूँ। अच्छा, ठीक है। और ये बताओ कि कलर्स कौन से पसंद है? कलर्स सब पसंद है, सब रंग, जो रंग मुझ पे अच्छा लगे। अच्छा, जो भी अच्छा लगे। लेकिन ब्लैक पे बहुत ज्यादा, और सबसे अच्छा मुझे लगता है पर्पल। पर्पल, ओके। पर्पल क्यों, क्या वजह है? कुछ सोच होती है पर्पल? पता नहीं, बहुत बहुत अच्छा सा कलर है, ऐसे अट्रैक्ट करता है बहुत। होता डीप कलर है, डीप पर्पल भी होता है, लाइट पर्पल, लेकिन ये बहुत कूल कलर है, ठंडा, इंसान का दिमाग को भी ठंडा लगता है। ये ऐसा रंग है, अच्छा रंग कहलाता है। जैसे आपको कौन सा रंग पसंद? आपने हमेशा साड़ियाँ पहनी है ज्यादातर, है ना? बाहर आने जाने में हमेशा साड़ी। हाँ। पहले तो घर में भी पहनती थी, लेकिन फिर ये बच्चे छोटे थे तो कोई भी साड़ी पकड़ के लटक जाता था। फिर साड़ियाँ घर में छूट गई, लेकिन बाहर तो साड़ी। शौक है तुम्हें साड़ी पहनने का? मुझे बहुत ज्यादा। हाँ, मुझे बहुत शौक है साड़ी पहनने का। अभी पहनी मैंने सबसे पहले जो साड़ी पहनी थी वही मोहसिन तलत का, जो मैंने सीरियल किया था, एक लम्हा चाहिए, उसमें मैंने सबसे पहले साड़ी पहनी थी, अपनी जिंदगी की पहली साड़ी। अच्छा। उसमें पहनी। उसके बाद मैंने कहाँ पहनी थी, लेकिन ये साड़ी पहनने का शौक था। 3-4 बार पहनी। कजन की शादी, हाँ, कजन की बड़ी में पहनी। हाँ, सब लड़कियों ने डिसाइड किया था पहले से कि हम सब साड़ी पहनेंगे। अच्छा, लंबे बाल रखने का शौक है, छोटे बाल? शौक होता है एकदम से कि मुझे अब अपने बाल बस लंबे करने। अच्छा। क्योंकि बचपन से मेरे बाल इतने लंबे थे और मैंने बाद में कटवा दिए। और उसके बाद फिर आपको पता है जिया बाजी ने मेरे साथ क्या किया था? हाँ। मेरे इतने लंबे बाल थे। हाँ। एक दिन वो मुझे अपने साथ लेके गई। हाँ। और उन्होंने मेरा बॉयकट करा दिया। ओह माय गॉड। फिर बहुत छोटी थी, इतने इतने मेरे बाल करा दिए। मैं घर आके इतना रोई। वो लड़की मेरे बाल जब काट रही थी, मैं रोए जा रही थी। वो काट जबीरे तो मैंने टॉय थी जबीरे के लिए। ये मेंटेन नहीं करती थी ना, मतलब तो गुस्सा आ गया ना उसका। तो वो कहती थी कि ये संभाल ही नहीं पाती, आप कब तक इसके हेयर ब्रश। सुबह मैं खास तौर से उठती थी इसके चुटिया बनाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, और फिर धोना, वॉश करना। और फिर तुम्हें पता है स्कूल में बच्चों के सर का क्या हशर होता है। सही बात है। तो वो उस वजह से ना वो कहती थी इसकी जुएं पड़ जाएंगी सर। वो डरती बहुत थी मेरे बालों को ना कुछ हो जाए। बहुत उनको वो होता था कि नहीं इसके बाल सही रहे। और उसको वो भी बहुत होता है, इसके नजर लग जाएगी बालों की वजह से। नजर की बात होती है बच्चों को। वैसे वैसे आपने हमेशा मतलब बाल उनके लंबे रखे? लंबे। कोई टोटका इस्तेमाल करती थी बाल? मैं अपने जो तेल बनाती थी ना, हाँ, वही किस चीज का तेल था? बहुत सारी उसमें जड़ी बूटियां, 32 जड़ी बूटियां पड़ती हैं, वो मैं बनाती हूँ स्पेशल। अभी बनाती हैं? अभी भी बनाती। मैं भी आपसे स्पेशल तेल जरूरी है। वो भी लगाती हूँ? नहीं अभी। अब तो ये हाथ नहीं लगती ना मेरे। अब तो बस मेरे पास इतना टाइम होता है घर आके कि मैं नहाऊं। लेकिन आप देखो मतलब बाल मतलब अच्छे हैं। और ये पता है ये बचपन से छोटे होते ना बच्चों का, ये जो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना, लोग गंजानी करवाते हैं बच्चों को, उससे ये होता है कि बाल थिक नहीं आते। अब जिस तरह आपने प्रॉपर तेल लगाया इनके सर पे, तो ये कि काफी सारी ऐसी चीजें जो इनको मतलब माशाल्लाह से कहेंगे कि अच्छा। यकीन करो, मैंने जो ये पैदाइश के बाद जो ये गंजे होते हैं बच्चे, उसके बाद मैंने कभी बच्चों को गंजा नहीं किया। सिर्फ मैं ट्रिमिंग करती हूँ इन लोगों की ना, 1-1 इंच की ट्रिमिंग हर महीने।
करती थी, और तेल रेगुलर फ्राइडे सैटरडे इनका तेल लगता था, संडे नहाने का शुरू हो जाता था सिलसिला। ये बात है कि माँ या मतलब बाप भी दोनों जो तरबियत छोटी होती है ना, उससे हमेशा वो तरबियत जो है ना आपके बड़े होकर भी काम आती है। हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? इंशाल्लाह बात कर रही हूँ नाजिया, बहुत दिनों बाद, बहुत अरसे बाद बात हो रही है। जी जी, मैं तो भूल भी गई कौन थी आप। भूल गई? इंशाल्लाह भूल गई, आपकी फ्रेंड। अब मैं कह रही हूँ ना, आप रोज याद रखा करें तो भी याद रखूंगी। अच्छा, आज बहुत अच्छी गेस्ट बुलाई है आपने, अनुषा माय फेवरेट। जबरदस्त, इनके मैं ड्रामे देख रही हूँ, टूटे हुए पर और वो खूबसूरत घर वो जो आ रहा है, जी, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आता है देख के। थैंक यू। आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी। ये इन्होंने नॉवेल कोई नहीं लिखा है, इनका एक अफसानों का मजमुआ है, आतिश पारे। अच्छा ठीक है, चलिए सही जवाब तो हम कल ही बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कल के भी जवाब है। कल हमने जो है सवाल किया था कि पाकिस्तान में सबसे पहले कौन से क्रिकेटर ने टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, तो और इसका जवाब है नजर मोहम्मद साहब। काफी सारी लड़कियों ने इस दफा सही जवाब है, मुझे पता है दोबारा रिपीट किया था ये वाला सवाल। तो आप ही निकाले पर्ची। मैं निकालूं? बिस्मिल्लाह। एक पर्ची। तो ये है गोल्डन पर्ल के सवाल का जवाब जी। और ये है मरियम कराची से। जी जी, मरियम कराची से हैं, तो उनको मिल गया है इनाम। ये वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा है। बड़ा अच्छा लगता है लोगों का कि लोग जो है वो साथ देते हैं। आपने देखा कि हमारे बहुत सारे कॉलर्स ऐसे हैं जो आते हैं, सवाल भी करते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। अनुषे, कुछ कहना चाहोगी किसी से, अपनी फैमिली से, किसी से? नहीं, मुझे सच तो कुछ नहीं कहना। रोज कहती मैं सब चीजें मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ, मेरे दिल में नहीं रहती कोई बात। तो मैं बोलूँ कि नहीं, मुझे ये चीजें इस वक्त नहीं बोलनी चाहिए, कुछ पॉलिटिक्स नहीं पता होता, नहीं मैं बोल देती हूँ सब सीधा सीधा बस से चलते। कोई मेहमानों के सामने बहुत टोकना पड़ता है अनुषा, ये वाली बात नहीं। ये वाली बात नहीं करनी है इनके सामने। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है जिंदगी में जी आप खुला बोले, कोई जरूरत नहीं कुछ छुपाने की। ये बड़ी अच्छी चीज है। और आप कुछ कहना चाहेंगी उन माओं को जो जिनकी बच्चियां हैं, तो उनको किस तरह से अपना ख्याल रखें? कोई एक मैसेज उनके लिए? एक तो सबसे ज्यादा जो मैं समझती हूँ, आपको कॉन्फिडेंस बच्चे को बहुत देना चाहिए कि बच्चा आपसे अटैच हो जाए, बजाय इसके कि वो जाके दोस्तों में या इधर उधर बात करे। वो आपको इतना दोस्त समझ ले और आप उससे इतनी दोस्ती कर ले कि वो आपसे इतना करीब हो जाए, हर दिल की बात, अच्छी बुरी हर बात। जैसे जुवेरिया थी, वो मैं उसकी दोस्त थी, वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बहुत बोल्डली आके मुझसे कर लेती तो मैं उसको गाइड करती थी कि जुवेरिया ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। और इसको भी मैं यही समझाती हूँ, लेकिन ये हर बात जुवेरिया से करती है, मुझसे नहीं करती। क्योंकि वो पता है थोड़ी डांटे भी से पड़ी है ना बहुत ज्यादा। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जब जी कहती हैं हाँ अच्छा किया, ये मम्मा कहती हैं अरे कितनी बदतमीजी की बात है। और कभी कभी जैसे जियाबाजी मुझे कहती हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की या कुछ, मतलब गाइडेंस मिलती है। तो बाकी डांट देती है ना, ऊपर से क्लोजनेस इंसान की होती है, लेकिन ये माँ से बात शेयर करनी चाहिए। हमें डांटती है, लेकिन ये कि फिर भी वो मोहब्बत, वो प्यार और किसी से मिलता है जो माँ से मिलता है। थैंक यू सो मच। सबसे अच्छी दोस्त माँ होती है। बिल्कुल, सबसे अच्छी दोस्त माँ है, दैट्स द बेस्ट थिंग। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अनुषा, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और स्पेशली जो हमारे फ्रेंड्स इस वक्त जो हमें देख रही हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगा बातें करके। थैंक यू सो मच। बन सके इसके साथ ही अब आज के शो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। बहुत अपना ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.